बंगाल एंड जमींदार्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स और जमींदार के बीच में किस प्रकार से रिलेशन हुआ करता था और यह भी देखेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट का प्रभाव जमींदार और किसानों पर किस प्रकार से पड़ा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 9 कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, जिसमें हम देखेंगे बंगाल एंड द जमींदार्स। तुम्हारे चैप्टर का नाम क्या है? कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। इसमें हम देखेंगे कि कॉलोनियलिज्म मतलब क्या होता है। जब भी कोई एक पावरफुल कंट्री जिसके पास बहुत सारे पहले से रिसोर्स हो, जो बहुत ज्यादा डेवलप हो, तो वह पावरफुल कंट्री किसी वीक कंट्री जो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है या डेवलपिंग फेज में है, जो उस पर जाकर क्या कर लेते हैं, अपना कंट्रोल कर लेते हैं। जिस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने या अंग्रेजों ने हमारे भारत पर क्या किया, कंट्रोल किया, मतलब हमें क्या बना लिया, उन्होंने अपनी कॉलोनी बना लिया। तो हम क्या थे? ब्रिटिशर्स की कॉलोनी। और इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं? कॉलोनियलिज्म। और कंट्री साइड मतलब जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हुआ करते थे, जंगल हुआ करते थे, उन क्षेत्रों को कंट्री साइड कहा जाता था। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि भाई जो आसपास के क्षेत्र हुआ करते थे, ग्रामीण क्षेत्र हुआ करते थे, कैसे ये प्रारंभ में वहां पर गए, कौन? अंग्रेज। तो कैसे वहां से इन्होंने शुरुआत की अपने कॉलोनियलिज्म की। धीरे धीरे अपनी इंडिया को पहले स्टार्टिंग में छोटे से एरिया को कंट्रोल किया, फिर धीरे धीरे पूरे इंडिया को कंट्रोल कर लिया। अलग अलग बैटल्स किए इन्होंने वहां के लोकल राजाओं के साथ और अलग अलग लोगों के साथ। तो इसमें हम देखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले अंग्रेजों को रास्ता कहाँ से मिला, अंग्रेजों की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1498 में, कब? 1498 में वास्को डी गामा भारत का रास्ता खोज लेता है। मतलब भारत को तो पहले से सब लोगों ने खोज लिया था, पर भारत के रास्ते की खोज जो समुद्र से होते हुए आता था हमारे केप ऑफ गुड होप से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट के यहाँ से निकल के हुए हमारे कहाँ पर आता है? इंडिया में, केरला के पास कैलीकट कोस्ट पे। और वो समुद्री मार्ग की खोज कर लेता है कौन? वास्को डी गामा। कब? 1498 में वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा के बाद अब इसने रास्ता खोज लिया है, तो अब जितनी भी यूरोपियन पावर्स होंगी, यूरोप में अलग अलग, फ्रांस भी था, स्पेन भी था, नीदरलैंड्स, हॉलैंड, और जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, बाद में यही आके अल्टीमेट पावर बनते हैं और इन्हीं को हम अंग्रेज कहकर बुलाते हैं, ब्रिटिशर्स को। इसके अलावा और भी यूरोपियन पावर्स थी जो हमारे इंडिया में आई थी, फ्रेंच, स्पेनिश, डच, इस प्रकार से स्वीडिश लोग आए थे। तो ऐसे अलग अलग यूरोपियन पावर इंडिया में आती है। तो 1600 में हम देखते हैं इनको चार्टर मिल गया था, किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनको क्वीन एलिजाबेथ जो हुआ करती थी हमारे ब्रिटेन की, इनसे इनको चार्टर मिल जाता है। एक काइंड ऑफ एक लेटर होता है, इसमें एग्रीमेंट होता है कि आपको ट्रेड मोनोपोली दी जाती है, कि केवल आप ब्रिटेन की तरफ से आप ही मतलब रिप्रेजेंटेटिव हो क्या, ट्रेड करने के लिए। तो ट्रेड मोनोपोली इनके पास रहेगी, एक अधिकार इनके पास रहेगा इंडिया और चाइना पर ट्रेड करने के लिए। तो वहां से चार्टर लेके ये लोग भी इंडिया जाते हैं। वास्को डी गामा ने रास्ता देख लिया। अब 1600 में आते हैं। तो 1600 में आकर ये आसपास के क्षेत्रों में अपनी इंपॉर्टेंट बेसेस बना लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर हमारे इंडिया के आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना क्या बना लेते हैं? कंट्रोल बना लेते हैं। इनके 3 इंपॉर्टेंट हब होते हैं हमारे कहाँ पर? इंडिया में। तो सबसे पहले 1608 में, कब? 1608 में ये सूरत में आके अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर लेते हैं और धीरे धीरे अपनी फैक्ट्री आसपास के क्षेत्रों में भी। उस समय हमारे इंडिया में मुगल डायनेस्टी रूल कर रही थी। मुगल राजाओं से, जहांगीर से, शाहजहां से परमिशन लेते हैं और अपनी क्या बनाने लगते हैं? फैक्ट्रीज बनाने लगते हैं। तो धीरे धीरे क्या करते हैं? इंडिया में आके अपने बेसेस बना लेते हैं। और 3 इंपॉर्टेंट उनके सेंटर्स हो जाते हैं कहाँ पर? हमारे इंडिया में 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स कहाँ कहाँ? एक होता है कैलकाटा, या फिर बॉम्बे बोलते हैं, कहाँ? हमारे ये वाले रीजन में, सॉरी कैलकाटा मतलब बंगाल, बंगाल या कैलकाटा में। एक हमारा ये वाले क्षेत्र में होता है, जैसे बॉम्बे में। बॉम्बे के बाद एक हमारे होता है यहाँ साउथ में, ये होता है मद्रास। कौन सा? मद्रास। तो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये इनके इंपॉर्टेंट बेसेस बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट सेंटर्स बन जाते हैं, जहाँ से ये अपनी फैक्ट्री को चलाते हैं। और धीरे धीरे करके क्या करते हैं? पूरे इंडिया को कैप्चर कर लेते हैं। छोटे छोटे बैटल्स लड़ते हैं अलग अलग राजाओं के साथ। तो उसी बैटल के चलते हम क्या देखते हैं कि 1757 में बहुत एक इंपॉर्टेंट बैटल होता है, और यहीं से अंग्रेज शुरुआत करते हैं अपनी पावर को एस्टेब्लिश करने के लिए, अपने कंट्रोल को स्थापित करने की शुरुआत करते हैं। 1757 में बैटल ऑफ, कौन सा होता है? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी। अब ये युद्ध अगर प्लासी उस समय नहीं जीतते तो शायद अंग्रेज हमारे यहाँ इतने आसानी से कंट्रोल नहीं हो पाते। पर धीरे धीरे विश्व में बंगाल बहुत एक समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था, और यहीं से सबसे पहले यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो होता है अंग्रेजों की तरफ से, और इंडिया की तरफ से सिराजुद्दौला होता है जो बंगाल का नवाब होता है।
इन दोनों के बीच में बैटल होती है और सिराजुद्दौला का एक कमांडर होता है, चीफ मिलिट्री कमांडर मीर जाफर, जो उसे धोखा दे देता है। अब इस धोखे और सारी मिलिट्री को मतलब वो लड़ने से मना कर देता है। सिराजुद्दौला के पास कोई छोटी सी आर्मी बचती है, जिस वजह से उस बैटरी के चक्कर में क्या कर देता है, वो हार जाता है इस युद्ध को। कौन हार जाता है? सिराजुद्दौला। तो बैटल ऑफ प्लासी कौन जीत जाते हैं? ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। अब 1755 में बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद बहुत सारा बंगाल के आसपास के क्षेत्रों पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद क्या करता है रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर जो रहता है मिलिट्री कमांडर सिराजुद्दौला का, जिसने उसे क्या दिया था, चीट किया था, उसे धोखा दिया था, उसे ही बना देता है बंगाल का नवाब। अब एक तरह से ये क्या किस प्रकार से रहता है, उसका पपेट नवाब होता है भाई, उसने जैसा बोला वही काम करेंगे, अंग्रेज ने जो बोला उसी प्रकार से वो काम करेगा। पर कुछ समय बाद वो भी विद्रोह करने लगता है, बोले अब मैं आपकी कब तक सुनूंगा। तो उसके जो उसका सन इन लॉ होता है मीर कासिम, तो उसको फिर वो नवाब बना देता है। पर मीर कासिम भी एक समय आने के बाद वह भी उसकी बात नहीं सुनता है। तो मीर कासिम थोड़े समय बाद क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। उस विद्रोह के चलते वो दिल्ली के जो सुल्तान है उस समय हमारे मुगल, और पास के क्षेत्र में अवध का सुजात वाला जो है, इन सबको मिलाकर क्या करता है, अपनी एक आर्मी तैयार करता है और फिर अंग्रेजों के खिलाफ एक बैटल छेड़ देता है 1764 में। कब? 1764 में इसे बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। और ये युद्ध बहुत बड़े स्तर पे होता है। युद्ध भी हेक्टर मुनरो कौन रहता है, ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने आता है। पहले बैटल में रॉबर्ट क्लाइव, इस बैटल में आता है कौन, हेक्टर मुनरो। तो वह भी इस युद्ध को जीत जाता है। और इस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेज अपनी पावर पूरी तरह से एस्टेब्लिश कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है 1765 में, कब? 1765 में, 1765 में इनके बीच में क्या होती है, इस युद्ध को हारने के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है। क्या साइन होती है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से क्या होता है, इसमें अंग्रेजों को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। दीवानी राइट्स मतलब अंग्रेजों को क्या मिल जाते हैं, दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स, दीवानी राइट्स मतलब दीवान या दीवानी राइट्स हम देखते हैं। दीवान क्या करते थे, पहले रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम किया करते थे, टैक्स कलेक्शन। तो दीवानी राइट्स क्या होते हैं, टैक्स कलेक्शन राइट्स। दीवानी राइट्स क्या होते हैं, टैक्स कलेक्शन राइट्स, टैक्स कलेक्शन राइट, टैक्स कलेक्शन राइट्स, इनको क्या बोलते थे, दीवानी राइट्स। अब ये लोग टैक्स करेंगे तो सारा पैसा किसके पास जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास जाएगा। और हमने देखा भी कि पपेट रूलर के रूप में कार्य कर रहे थे ये लोग। तो जब युद्ध हार जाते हैं उसका फिर से वापस मीर जाफर को इसका कमांडर बना दिया जाता है इन लोगों के द्वारा, क्योंकि अब उनके पास कोई सच रूलर बचा नहीं। मीर जाफर ने भी बोला कि क्या करेंगे, जितना रूल हो सकता है इनके बिहाफ पर करेंगे। तो वापस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है, टैक्स कलेक्शन राइट किसको मिल जाते हैं, ब्रिटिशर्स को। और बहुत लंबे समय तक ये टैक्स कलेक्ट करते हैं और टैक्स का मेजोरिटी ऑफ द पार्ट क्या रखते हैं, ब्रिटिशर्स अपने पास रखते हैं। अपनी कंपनी को पावरफुल बनाते हैं, अपनी मिलिट्री को पावरफुल बनाते हैं धीरे धीरे, और यही से शुरुआत होती है। अब ये बहुत ज्यादा मतलब ये युद्ध डिसाइड करते हैं अंग्रेजों को किस प्रकार से इंडिया में कंट्रोल करना है। इसके बाद अंग्रेज अपनी पावर को एस्टेब्लिश कर लेते हैं और धीरे धीरे अपनी पावर को एक्सपैंड करते हैं पूरे के पूरे इंडिया में। छोटे छोटे युद्ध जीत रहे हैं, अलग अलग राजाओं को हरा रहे हैं, उनकी टेरिटरी को कंट्रोल कर रहे हैं, दीवानी राइट्स मिल गए हैं, टैक्स कलेक्शन राइट मिल रहे हैं। बहुत लंबे समय तक ये क्या करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं। अब इस टैक्स कलेक्शन से क्या हो रहा है, बेचारे गरीब किसानों का शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो 70s के समय क्या होता है यहाँ पे, 1770 में क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेमन आ जाता है। भाई लोगों के पास पैसा नहीं बच रहा है, भुखमरी आ गई है, प्रोडक्शन सही से हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या जाता है, बंगाल में फेमन आ जाता है। क्या जाता है, बंगाल में फेमन आ जाता है, बंगाल में आ जाता है फेमाइन। अब फेमाइन आ गया है, इतनी व्यवस्था पूरी बिगड़ गई है। इस व्यवस्था बिगड़ने के चलते अंग्रेज धीरे धीरे बहुत लंबे समय तक क्या सोचते हैं कि भाई व्यवस्था को किस प्रकार से बनाया जाए, क्योंकि अगर यही व्यवस्था चलती रही तो हमारा डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं लोगों का डेवलपमेंट हो पाएगा। इस प्रकार से क्या करते हैं वो 1770s के बाद ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, एक नई व्यवस्था बनाते हैं जिसे बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। भाई किसानों को भी परेशानी ना हो और हमको भी प्रॉपर तरीके से निरंतर टैक्स आता रहे, बस हमको ज्यादा नहीं चाहिए, किसान भी डेवलप हो और हमको भी हमारा टैक्स आता रहे, ना कोई विद्रोह हो, ना कोई भुखमरी आए, ना कोई फैमान आए, ना कोई अकाल पड़े। इसलिए एक व्यवस्था बनाते हैं वो क्या, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बनाते हैं। थोड़े समय बाद परमानेंट सेटलमेंट के बाद हम देखते हैं 1820 में रैयतवाड़ी सिस्टम लेकर आते हैं, रैयतवाड़ी सिस्टम लेकर आते हैं। फिर 1822 में महलवारी सिस्टम लेकर आते हैं। ये रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अलग अलग सिस्टम बनाए जाते हैं, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, अलग अलग नियम लागू किए गए। रैयतवाड़ी सिस्टम 1820 में, 1822 में महलवारी सिस्टम। ये महलवारी सिस्टम कहाँ था, हमारे ये वाले रीजन में महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। साउथ वाले रीजन में रैयतवाड़ी सिस्टम, यहाँ पे महलवारी सिस्टम। यहाँ पर देखा जाए साउथ वाले रीजन में रैयतवाड़ी सिस्टम, और इसी बंगाल वाले रीजन में कौन सा सिस्टम लागू करते हैं ये लोग, यहाँ पे करते हैं परमानेंट सेटलमेंट एक्ट।
या इसी को बोलते हैं जमींदारी सिस्टम, बंगाल रीजन में जमींदारी सिस्टम, या फिर परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जमींदारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। पंजाब वाले रीजन में करते हैं महलवारी सिस्टम, और साउथ वाले रीजन में, मद्रास वाले रीजन में रैयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं। और इस प्रकार से धीरे धीरे अपनी पावर को एक्सपांड कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और हम देखते हैं धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या करते हैं, ये हमारे भारत से न जाने कितना बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, ये अपने ब्रिटेन में ले जाते हैं। तो इस प्रकार से इंडिया का क्या कर रहे हैं, ये लोग शोषण कर रहे हैं। तो इसी को हम देखेंगे कि कैसे बंगाल से शुरुआत होती है जमींदारी व्यवस्था की, और कैसे अंग्रेज क्या हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं। तो हम देखेंगे इन दिस चैप्टर यू विल सी व्हाट कॉलोनियल रूल मीन टू दोज हु लिव इन अ कंट्री साइड। कंट्री साइड या ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, इन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है अंग्रेजों की ये नीतियों का। यू विल मीट द जमींदार्स ऑफ द बंगाल ट्रेवल टू, देखो अलग अलग लोग देखेंगे, जमींदार के बारे में देखेंगे, बंगाल के राजमहल के बारे में देखेंगे, जहाँ कौन रह रहे हैं, पहाड़ियाज रह रहे हैं, जो पहाड़ों पे रह रहे हैं, पहाड़ियाज बोला जाता था उन्हें, एक प्रकार की जनजाति हुआ करती थी। संथाल्स रह रहे हैं वही उसी क्षेत्र में, झारखंड वाले क्षेत्र में। देन मूव वेस्ट टू द डेक्कन, उसके हम डेक्कन वाले क्षेत्र में भी जाएंगे। इस प्रकार से हम पूरी चीजों को समझेंगे, किस प्रकार से अलग अलग लोगों पर इस कॉलोनियलिज्म का, जो उनको उपनिवेशवाद चलाया जा रहा है, इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ा लोगों पर, ब्रिटिशर्स का। You will look at the way of the English East India Company established the Raj in a countryside, implemented his revenue policies। अब देखो कंपनी ने अपनी पावर को एस्टेब्लिश किया कंट्री साइड क्षेत्रों में, ग्रामीण के क्षेत्रों में प्रारंभ में, और अपनी पॉलिसीज को वहीं इंट्रोड्यूस किया, रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसीज को वहीं पर इंट्रोड्यूस किया ने समय के साथ साथ। व्हाट दीज पॉलिसीज मीन टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल एंड हाउ दे चेंज एवरीडेज लाइफ। अब कैसे अलग अलग लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा, और कैसे उनके जीवन में इन पॉलिसीज के चलते क्या परिवर्तन आया। अंग्रेजों ने भाई रेवेन्यू की पॉलिसीज पर एस्टेब्लिश कर दी, पहले तो नहीं थे, अंग्रेज नहीं थे, जब अच्छे वाला जीवन चल रहा था, ऐसा कोई ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट नहीं करा था। इन्होंने पूरी व्यवस्था बनाई, टैक्स कलेक्शन सिस्टम बनाया। अब इन पर लोगों पर किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ा, अब प्रभाव पड़ा तो इससे किस प्रकार से उनके डेली लाइफ में चेंजेस आए, परिवर्तन आते हैं। लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पीपल, किस प्रकार से कॉन्सिक्वेंसेस पड़ते हैं साधारण लोगों के जीवन पे। दे डिटरमाइन टू देन एक्सटेंड हैज टू ग्रो रिचर। अब देखो कुछ लोग वह डिसाइड करते हैं कि कौन लोग अमीर होंगे, कौन लोग गरीब होंगे, कौन नई जमीनों को एक्वायर करेंगे, कौन नई भूमि को खरीदेंगे, एक्वायर करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और किसके हाथ से जमीन चली जाएगी। द लैंड विल लिव्ड अपॉन, जिस जमीन पर वो रह रहे हैं। वेयर पीजेंट्स गो एंड व्हेन दे नीड मनी, किसान कहाँ जाएंगे और कहाँ से धन प्राप्त करेंगे, कहाँ से उन्हें पैसा मिलेगा ताकि वो इन्वेस्ट कर सके अपने एग्रीकल्चर में। तो ये सब चीज कौन डिसाइड करेंगे, इनका प्रभाव पड़ा। इन्हीं प्रभाव से पता चलता है कि कौन अमीर होगा, कौन गरीब होगा, किससे जमीन छीन ली जाएगी, किसको जमीन दी जाएगी, किसान कहाँ जाएंगे, किससे पैसे लेंगे। ये सभी चीज है जिनकी जितनी नीतियां बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, जितनी पॉलिसीज बनाई गई थी, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेंगे, अंग्रेज डिसाइड करेंगे, अंग्रेजों की पॉलिसीज डिसाइड करेंगे। As you will see, however, people were not only subject to the working of laws, they also resisted the law by acting according to what they believe to be just। अब देखो भाई, सभी लोग इनकी नीतियों का पालन तो नहीं करेंगे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी जाएंगे, इसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे, कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ वो आवाज उठाते हैं। कुछ लोग विद्रोह करते हैं, हम देखेंगे अभी जनजातियों में से ये लोग बाद में अगर क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। संथाल रिवोल्ट के बारे में देखेंगे 1855-56 में, ये लोग रिवोल्ट कर देते हैं, उनको पसंद नहीं आता है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके राइट्स का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो इसके खिलाफ क्या कर देंगे वो लोग, विद्रोह कर देंगे। In doing so, people defined the way in which laws operated, thereby modifying their consequences। लोगों ने फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ अंग्रेज भी क्या करते हैं, नीति के चलते उनको चेंज करना पड़ता है। भाई लोग इनसे संतुष्ट नहीं है, तो नीतियों को धीरे धीरे चेंज किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। You will also come to know what about the sources that tell us about these histories and the problems historians face interpreting them। इतिहासकारों ने किस प्रकार से इतिहास को इंटरप्रेटेट किया, अलग अलग इनकी जो हिस्ट्रीज को पढ़कर, इनके रिकॉर्ड्स को पढ़कर, इनकी सोर्सेस को पढ़कर। यू विल ऑल्सो रीड, और क्या देखेंगे, अबाउट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, अलग अलग रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हमें प्राप्त होते हैं, यहाँ से सर्वे किए गए थे वो प्राप्त होंगे, अलग अलग जर्नल से लिखे गए, उस पर अलग अलग अकाउंट्स लिखे गए। अब ब्रिटिशर्स उस समय इंडिया में है, तो हर चीजों का हिसाब किताब रखना उनको जरूरी था भाई, उनको रिपोर्ट करना पड़ता। तो बाद में देखेंगे, फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में आगे देखेंगे, तो उनको ये सारी चीजें जितनी चल रही है, क्रियाकलाप चल रहा है इंडिया में, उनको लंदन रिपोर्ट करना है, हर चीज की व्यवस्था रखना है, जानकारी देना है, मैनेजमेंट देखना है पूरा। तो सर्वे, अकाउंट, जर्नल देखने को मिलते हैं, लेफ्ट बाय सर्वेयर्स एंड द ट्रेवलर्स। बहुत से ट्रेवलर्स लोग, इनको हायर किया जाएगा, बाद में देखेंगे फ्रांसिस बुकानन को ये हायर करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिसर्च करने के लिए, सर्वे करने के लिए। एंड रिपोर्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इंक्वायरी कमीशन, और इंक्वायरी कमीशन के द्वारा अलग अलग रिपोर्ट्स पेश की जाती है। इन सभी को स्टडी किया इतिहासकारों ने, और इतिहास को जाना, उस समय की कंडीशंस को समझा, और इस इतिहास को लिखा।
इस प्रकार से देखो, इस प्रकार की कंडीशन हुई थी, पेंटिंग बनाई जाती थी, किस प्रकार से जीवन हुआ करता था लोगों का। आगे देखेंगे अब बंगाल एंड जमींदार के बारे में। अब देखो जमींदारी की बंगाल पहले स्टार्टिंग में मतलब अंग्रेजों ने अपनी शुरुआत ज्यादा अगर बहुत स्थापित रूप से देखें तो कहाँ से की थी, बंगाल से। सबसे पहले बैटल की शुरुआत वहीं से हुई, प्लासी से। प्लासी के बाद आसपास के क्षेत्रों में पहले बैटल ऑफ बक्सर हुआ, धीरे धीरे पावर को एक्सपांड किया। तो बंगाल एंड जमींदार, एज यू नो कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन बंगाल, क्योंकि बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, तो कॉलोनियल रूल की शुरुआत यहीं से होती है। इट इज here that it is here that the earliest attempts were made to reorder the rural society and established a new regime of the land rights and a new revenue system। सबसे पहले यहीं पर क्या सोसाइटी की व्यवस्था की गई, न्यू रूरल सोसाइटी की व्यवस्था यहीं पे की गई, उनको रीऑर्गेनाइज किया गया, रेवेन्यू सिस्टम सबसे पहले यहीं पर लागू किया गया। लेट अस सी व्हाट हैपेंड इन बंगाल इन द अर्ली ईयर्स ऑफ कंपनी रूल। और अब आगे देखेंगे कि कंपनी ने रूल किया उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, इन्हें किस प्रकार की पॉलिसीज को एस्टेब्लिश किया और किस प्रकार से अपना रूल किया बंगाल के क्षेत्र में। एन ऑक्शन इन बर्दवान, बर्दवान या बर्दवान, वहां पर क्या होता है, ऑक्शन होता है, नीलामी के बारे में देखेंगे। एक प्रकार से समय पे क्या हो रही थी, नीलामी हो रही थी। उस नीलामी में क्या होता है बर्दवान में, इन 1797 देयर वाज एन ऑक्शन इन बर्दवान या प्रेजेंट डे बर्दवान, वर्धमान या वर्तमान प्रेजेंट डे में उसको बोला जाता है। वाज अ बिग पब्लिक इवेंट, एक बहुत बड़ा ऑक्शन हो रहा है, नीलामी चल रही है। किस चीज की नीलामी देखेंगे। अ नंबर ऑफ महल्स, महल्स मतलब एक एस्टेट हुआ करता था, जैसे गांव होते थे, बहुत सारे गांव का एक कलेक्शन होता था, उसे महल, गांव या गांव के क्षेत्र को महल बोला जाता था। उस क्षेत्र में महल या एस्टेट हुआ करता था, एक पूरा का पूरा एरिया। हेल्ड बाय राजा ऑफ बर्धमान बर बीइंग सोल्ड। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, जो राजा ऑफ बर्धमान के द्वारा जो महल या एस्टेट एक कंट्रोल में, राजा वहां का था, बर्धमान का राजा था, उसके क्षेत्र में बहुत सारे गांव उसके कंट्रोल में थे, और उस गांव कंट्रोल में थे, तो उस गांव का कंट्रोल मतलब कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि वहां का वो जमींदार हुआ करता था। राजा, राजा कौन हुआ करते थे, वहीं के जमींदार हुआ करते थे। देखो राजा किसको बोलते हैं, पावरफुल जमींदार को। पावरफुल जमींदार पर बहुत जमीन है, तो यही जमीन को क्या बोला जा रहा है, महल। अब इसकी जमींदारी को ऑक्शन कर दिया गया, क्यों, क्योंकि भाई ये जमींदारी तो इनको अंग्रेजों ने दी है, इनके पास थोड़ी जमींदारी थी पहले, ये छोटे से क्षेत्र कंट्रोल में थे, लेकिन अंग्रेजों ने एक्सपांशन किया, रेवेन्यू राइट्स इनके पास आ गए हैं, पावरफुल हो गए अंग्रेजों ने आसपास के गांव की सारी जमींदारी का कॉन्ट्रैक्ट इसको दे देते हैं, इन जमींदारों को। पर जमींदार बाद में क्या करते हैं, जमींदारी का जो उनको डिसाइड किया जाता है वो इतना रेवेन्यू हमें चाहिए, अगर वो देने में फेल हो जाते हैं तो उनकी जो जमींदारी होती है, उनका जो कंट्रोल होता है उस क्षेत्र पर, वो किसी और को दे दिया जाता है ऑक्शन के द्वारा। भाई जो जितनी ज्यादा बड़ी बोली लगाएगा उसको जमींदारी दे दी जाएगी। तो इसी बात के चलते क्या, इसकी जमींदारी को ऑक्शन में बेच दिया जाता है, किसके, राजा ऑफ बर्धमान। द परमानेंट सेटलमेंट हेड केम इनटू ऑपरेशन इन 1793। 1793 के चलते, देखो किस चीज के चलते, 1793 में क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट क्या है ये, द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया जाता है वहां पे, क्या, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया जाता है 1793 में। इसके अंतर्गत क्या था, आपको जमींदारी दी जाएगी, इस जमींदार, आप इस क्षेत्र के जमींदार होगे, कुछ बहुत सम अमाउंट ऑफ पार्ट आप अपने पास रख लोगे, क्योंकि आप इतना बड़ा ठेका लिया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, बाकी जितना रेवेन्यू कलेक्ट करोगे वो हमें दोगे। वो डिसाइड पहले ही कर लिया जाता था, पहले ही परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के द्वारा पहले से ही रेवेन्यू फिक्स कर लिया जाता था कि भाई यहाँ से हमको मिलेंगे 100 रुपए, आप उसमें से 100 रुपए में से कितना ओवरऑल मान लो एक गांव है, एक क्षेत्र है, यहाँ से 100 रुपए कलेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, 100 रुपए कलेक्शन उस पर डिसाइड कर दिएगा, फिक्स रेवेन्यू हो रहा है भाई यहाँ पे। तो 100 में से क्या होगा, यहाँ से 70 रुपीज हमें दिए जाएंगे, 70 रुपीज किसको दिया जाएगा, रेवेन्यू फॉर्म में अंग्रेजों को दिया जाएगा। अब ये क्या करेगा, जमींदार जाके वहां से 80, 85 या 90 रुपीज ले लेगा, 10 रुपए बेचारे गरीब अमीरों वो सॉरी किसानों के लिए छोड़ देगा। 70 रुपीज किसके पास जाएंगे, ब्रिटिशर्स के पास जा रहे हैं, ब्रिटिशर्स के पास जा रहा है, उन्होंने रेवेन्यू फिक्स कर दिया, हम कितना ही कुछ प्रोडक्शन हो, हमें बस 70 चाहिए, फिक्स कर दिया गया है परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के चलते। उसमें से अब ये जमींदार क्या करेंगे, जमींदार उसके और ले लेंगे उनसे 20 रुपए ज्यादा करके 90 रुपीज ले लेंगे, 10 रुपीज किसके पास बचेंगे, केवल पीजेड किसानों के पास बचेंगे। तो इस प्रकार से कलेक्शन सिस्टम चल रहा है। अगर वो लेकिन जमींदार 20 रुपीज देने में भी सक्षम रहता है, अगर दे नहीं पाता है 70 रुपीज भी ब्रिटिशर्स को, तो उसकी जमींदारी को ऑक्शन कर दिया जाता है। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स द रेवेन्यू दैट ईच जमींदार हैड टू पे। ये देखो रेवेन्यू को क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है कि भाई हमने बोला 70 रुपीज आप पे फिक्स है जमींदार पर, तो 70 हमें देना है, आपको किसी भी तरह देना है, उन्होंने डिसाइड कर लिया फिक्स रेवेन्यू। और अगर फिक्स रेवेन्यू जो अमाउंट डिसाइड किया गया अगर नहीं दे पा रहे तो आपकी जमींदारी जो है आपकी जो नीलाम कर दी जाएगी। अब आप जमींदार नहीं रहोगे, वो जमींदारी किसी और को दे दी जाएगी जो ज्यादा बोली लगाएगी, हम 70 नहीं हम 75 रुपए देंगे आपको लेकर, अपना मार्जिन कम कर लेगा यहाँ से और जमींदारी ले लेगा अंग्रेजों से। द एस्टेट्स
ऑफ दोज हु फेल्ड टू पे वर टू बी ऑक्शन। देखो अब जो जमीन जितना रेवेन्यू बोला गया है, डिसाइड किया गया है, उतना रेवेन्यू अगर नहीं दे पा रहा है तो आपकी एस्टेट जो है, आपकी जमींदारी जो है वो आपसे छीन ली जाएगी और किसी और को दे दी जाएगी बाय ऑक्शन, नीलामी के द्वारा। सिंस द राजा हैड accumulated huge areas, his estates had been put up for auction। अब जो वर्धमान का राजा हमने देखा, उस पर बहुत सारा बकाया रह जाता है, एरियस ह्यूज एरियस पे बकाया रह जाता है, बहुत सारा शेष रह जाता है, उस पर बचा हुआ रह जाता है रेवेन्यू जितना उसने नहीं दिया है। इस वजह से क्या करते हैं, उसकी नीलामी कर दी जाती है उसकी जमींदारी की। अब आपके पास कोई जमींदारी नहीं रहेगी, आपने रेवेन्यू नहीं दिया है, अब नीलामी में आपकी जमींदारी को किसी और को दे दिया जाएगा। न्यूमरस परचेजर्स केम टू द ऑक्शन एंड द एस्टेट्स वर टू सोल्ड द हाईएस्ट बिडर। बहुत से लोग आते हैं अलग अलग जमींदारी खरीदने के लिए, बहुत बड़े आसपास के क्षेत्र के धनी व्यक्ति आते हैं, भाई हम जमींदारी में इतने आपको कलेक्ट करके देंगे। बहुत से बड़े बड़े बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बोलियां लगाने वाले आते हैं। बट द कलेक्टर सून डिस्कवर्ड अ स्ट्रेंज ट्विस्ट। बट कलेक्टर्स जो थे, उन्होंने जो बोली लगाने वाले लोगों ने, अंग्रेजों ने देखा कि यार यहाँ एक ट्विस्ट देखने को मिला। क्या ट्विस्ट देखने को मिला? मेनी ऑफ द परचेजर्स टर्न्ड आउट टू बी सर्वेंट एंड एजेंट ऑफ द राजा हु हैड बॉट द लैंड ऑन बिहाफ ऑफ देयर मास्टर। जितने भी जो बड़ी बड़ी बोली लगा रहे हैं, इतने लोग आए हैं आसपास के क्षेत्र के, ये राजा के ही सर्वेंट है और राजा के ही एजेंट है। राजा ने अपने एजेंट्स को या अपने सर्वेंट्स को भेजा है। किसने? राजा ने ही भेजा है। उनको ये पता लगा कि भाई राजा साहब ने जमींदारी तो छीन ली, लेकिन ये लोग जो है वो राजा के ही हैं। तो उन्होंने देखा कि यार उनके बिहाफ पर अगर जमीन खरीद रहे हैं, और ओवर 95% ऑफ द सेल एट द ऑक्शन वाज फिक्सिशियस। मतलब किस प्रकार से? फेक। फिक्सिशियस मतलब क्या? फेक थी, फेक थी या जाली कह सकते हैं, नकली। इस प्रकार से तो प्रॉपर तरीके से नहीं थी, फॉल्स प्रकार से हो रही थी, क्योंकि उसी के लोग हैं, उसी की जमींदारी को खरीदने आ गए। अल्टीमेटली फिर राजा के पास ही जाएगी, राजा ही पावरफुल रहेगा उस क्षेत्र का, जमींदारी वह भी ले लेगा, रेवेन्यू उसने पूरा दिया भी नहीं है, तो व्यवस्था पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। द राजास एस्टेट हैड बीन पब्लिकली सोल्ड बट ही रिमेन्ड इन कंट्रोल ऑफ द हिज जमींदारी। देखो राजा की जमींदारी को भले ही पब्लिकली सोल्ड बेच दिया जा रहा है, पर फिर भी क्या देखते हैं कि उसके ही लोगों के पास चली जा रही है, तो उसी के कंट्रोल में रहेगा ना अल्टीमेटली। तो वाई द राजा हैड टू पे। अब राजा रेवेन्यू क्यों नहीं दे पा रहा है? हु वर द परचेसर्स एट द ऑक्शन। ऑक्शन में जो परचेसर्स कौन हुआ करते थे? व्हाट डज द स्टोरी टेल अस अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग इन रूरल एरियाज ऑफ द ईस्टर्न इंडिया। इसके बारे में हम देखेंगे, ईस्टर्न इंडिया में क्या हो रहा है, सभी व्यवस्थाओं के बारे में देखेंगे। ये देखो उसका पैलेस, राजा का, वर्धमान के राजा का पैलेस देखेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ द अनपेड रेवेन्यू। अब देखो हमने देखा इतनी सारी अव्यवस्था क्यों हो रही है, मिसमैनेजमेंट क्यों हो रहा है, तो उसमें यही देखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ द अनपेड रेवेन्यू। क्यों रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहा है जमींदार? देखते हैं। द एस्टेट्स ऑफ द वर्धमान राज वर नॉट ओनली वन सोल्ड ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर ऑफ द 18th सेंचुरी। केवल राजा और वर्धमान के अलावा नहीं, उसका वर्धमान के अलावा आसपास के क्षेत्रों की भी जमींदारी को और भी क्षेत्रों को ऑक्शन किया जा रहा है, उसकी नीलाम किया जा रहा है। ओवर 75% ऑफ द जमींदार, लगभग देखो लगभग 75 जमींदारी चेंज हैंड्स आफ्टर परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के चलते लगभग 75% जमींदारी किसी और के हाथ में चली जाती है, बहुत सारी जमींदारी शिफ्ट हो जाती है लोगों से। इन इंट्रोड्यूसिंग द परमानेंट सेटलमेंट, British officials hoped to resolve the problems they had been facing since conquest of Bengal। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्या देखा, कोई जमींदारी ट्रांसफर कर देंगे, इस प्रकार से व्यवस्था लाएंगे तो जो बंगाल में पहले जो हमारी अव्यवस्था फैली थी, फेमाइन आ रहा है, प्रॉपर टैक्स नहीं आ रहा है, समस्या हो रही है, छोटे छोटे विद्रोह हो रहे हैं, लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो ये व्यवस्था शायद सुधर जाए। अंग्रेजों ने ये सोचा, परंतु अंग्रेजों की नीति काम नहीं आई। By the 1770s, the rural economy in Bengal was in crisis with recurrent famines। देखो ये देखो पहले हुआ था ना, ऐसे 1770s में फेमन आ गया था, एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो गया था, तो इन्होंने सोचा यह फिर से यही व्यवस्था ना है, इसलिए उन्होंने धीरे चेंजेस लाना चालू किया। ऑफिशियल्स फेल्ट दैट एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट could all be developed by encouraging investment in agriculture। और ब्रिटिशर्स ने सोचा कि भाई जितनी व्यवस्था है, जो व्यापार है, जो एग्रीकल्चर है, रेवेन्यू रिसोर्स हमारे पास कहाँ से आएंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सभी चीज किस चीज से डिसाइड हो रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से ही डिसाइड होगी। क्योंकि हमने कल देखा इसके पहले भी कि एग्रीकल्चर मेन मतलब इकोनॉमी की एक क्या कहते हैं बेस होता है। जैसे हमारे भारत में भी लगभग 60% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, और एग्रीकल्चर से ही हमारे देश की इकोनॉमी जो है ड्रिवन हो रही है, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। तो उस समय उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ट्रेड डेवलप होगा, रेवेन्यू हमारे पास ज्यादा आएगा, हम और ज्यादा पावरफुल होंगे, तो उन्होंने एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। दिस कुड बी डन बाय सिक्योरिंग राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी एंड परमानेंटली फिक्सिंग द रेट्स ऑफ द रेवेन्यू डिमांड।
हमको रेट्स फिक्स करना पड़ेगा, हमको कितना रेवेन्यू चाहिए, और इसी के चलते वो क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, क्योंकि इन्होंने इतनी व्यवस्था देखी। If the revenue demand of the state was permanently fixed, then the company could look forward to the regular flow of the revenue. इन्होंने क्या देखा, हम परमानेंट फिक्स कर देंगे तो हमारे पास रेवेन्यू जो है परमानेंट, अगर बेहतर हो, ये कंडीशन डिग्रेड हो, हमको कोई मतलब नहीं, हमारा एक फिक्स रेवेन्यू डिसाइड कर लेंगे और वह फिक्स अमाउंट हमारे पास क्या आता रहेगा, रेवेन्यू फॉर्म में आता रहेगा, रेगुलर फ्लो होता रहेगा। While entrepreneurs could feel sure of earning a profit from their investment, और जितने जो निवेश कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर में या कृषि में, जितने लोग जमींदार अपने पैसा लगा रहे हैं, एग्रीकल्चर को डेवलप कर रहे हैं, तो उनको भी फायदा होगा, तो उनको भी सेफ फील होगा कि भाई हमको तो हमको जितने भी 70 रुपये डिसाइड किए गए हैं सब 70 देंगे हम, लेकिन अगर हम 200 रुपीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बचा हुआ जितना अमाउंट हमारे पास आएगा तो उनको भी फायदा होगा। सिंस द स्टेट वुड नॉट सिफन इट ऑफ बाय इंक्रीजिंग इट्स क्लेम, जो देखो अब क्या ब्रिटिशर्स भी क्या है, जो स्टेट भी जो है वो यह नहीं चाह रहा है कि हम हमारे क्लेम को बढ़ाएं, तो हमने 70 रुपीज का बोला है तो हम 70 रुपीज ही लेंगे आपसे, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। अगर 100 पहले प्रोडक्शन हो रहा है तो हमने 70 डिसाइड किया तो 70 लेंगे, भले ही आप फिर 200 का या 300 या 500 का प्रोडक्शन करो, हमारे तो 70 डिसाइडेड है तो हमको 70 चाहिए, तो आप जितना चाहो उतना ज्यादा प्रोडक्शन करते हो। तो अंग्रेज ये सोचते हैं कि भाई जमींदार है जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जमीन में, ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जमीन में, जमीन को उपजाऊ बना रहे हैं, कल्टीवेबल बना रहे हैं, तो जमीन को क्या बेहतर बनाएंगे, तो जमीन का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, व्यवस्था चलती रहेगी, और हमको भी रेगुलर हमारा जो डिसाइड है 70 वो आता रहेगा, 70 रुपीज हमने जितना डिसाइड किया है वह हमारे पास आता रहेगा, क्या रेवेन्यू, तो सब व्यवस्था चलती रहेगी, ये अंग्रेजों ने सोचा। द प्रोसेस ऑफिशियल्स होप्ड वुड लीड टू द इमरजेंस ऑफ अ क्लास, तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि एक नई क्लास डेवलप होगी इससे, किस प्रकार की क्लास, ह्यूमन फार्मर्स मतलब छोटे जमींदार, एंड रिच लैंड ओनर्स बड़े जमींदार, इस प्रकार से नई क्लास डेवलप होती है, छोटे जमींदार और बड़े जमींदार, हु वुड हैव द कैपिटल एंड एंटरप्राइज टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। उन्होंने सोचा कि छोटे जमींदार है, जो बड़ी जमींदार है, ये कैपिटल देंगे, किसानों को जमीन देंगे, किसानों से काम करवाएंगे, जमीन को कल्टीवेबल बनाएंगे, जमीन का विस्तार करेंगे, एग्रीकल्चर को एक्सपांड करेंगे ज्यादा से ज्यादा, इन्होंने ये सोचा। और सोचा बाद में जाकर क्या सोचा कि भाई ब्रिटिशर्स ने उनकी मदद की, उनकी सहायता की, तो ब्रिटिशर्स ने भी ये सोचा कि बाद में जाके हम कंपनी के लिए क्या रहेंगे, लॉयल रहेंगे, कंपनी के लिए क्या रहेंगे, लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे, भाई हमारी सुनेंगे, हम इनकी मदद करेंगे तो हमारी सुनेंगे, कंपनी वालों ने ये सोचा और बस इनको जमींदारी दे दी और व्यवस्था चल रही पूरी तरीके से। अब देखते हैं अंग्रेजों की नीति काम आई कि पॉलिसीज बनाते दी आपने, व्यवस्था चल रही है कि नहीं। द प्रॉब्लम हाउएवर ले इन आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स हु कुड बोथ इम्प्रूव एग्रीकल्चर। देखो अब इन्होंने कहा हमको ऐसे व्यक्ति चाहिए जो दोनों काम करे, अंग्रेजों ने कहा कि हमको ऐसे व्यक्ति चाहिए जो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करे एंड कॉन्ट्रैक्ट टू पे द फिक्स्ड रेवेन्यू टू द स्टेट, और क्या फिक्स्ड रेवेन्यू, हमने जितना रेवेन्यू डिसाइड किया है वो हमें चाहिए, एक तो एग्रीकल्चर का एक्सपांशन करे, कृषि का विस्तार करे, एग्रीकल्चर एक्सपांड करे, और जितना हमने रेवेन्यू डिसाइड किया वह हमें दे। अंग्रेजों ने ऐसे लोगों को ढूंढा और उन्हीं को क्या बना देते हैं, जमींदार। तो क्या करते हैं वो, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग डिबेट अमंग्स कंपनी ऑफिशियल्स द परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद द राजास एंड द तालुकादार्स ऑफ बंगाल। इन्होंने क्या किया, भाई अभी हमको कौन फिक्स्ड रेवेन्यू देगा और कौन इंप्रूव करेगा एग्रीकल्चर में, दोनों काम करने वाले व्यक्ति मिल जाए। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल के तालुकादार को देखा और उस आसपास के क्षेत्रीय राजाओं को देखा, इन्होंने कहा ये लोग पावरफुल है, इनके पास कैपिटल भी है, पैसा भी है, तो क्या करेंगे हमको आसपास के क्षेत्रों से, पावरफुल भी उस क्षेत्र में, तो वहां से वे फिक्स्ड रेवेन्यू भी देंगे और एग्रीकल्चर को भी इंप्रूव करेंगे। तो इन्होंने इन लोगों को देखा, किसने, अंग्रेजों ने देखा कि भाई राजा मिल जाए और तालुकादार मिल जाए, और इन्हीं को हम क्या बना देंगे, जमींदार बना देंगे, एक मीडिएटर बना देंगे जो किसानों से लेंगे क्या, ये जमींदार है, तालुकादार ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे किसान, और ये हो जाएंगे हमारे कौन, ब्रिटिशर्स, ये हो जाएंगे हमारे कौन, ब्रिटिशर्स। तो ये जमींदार है, जो बीच के लोग हैं, जो तालुकादार से, ये जाएंगे किसान के पास, इनसे लेंगे रेवेन्यू और हमें आकर देंगे वापस, हमें आकर क्या देंगे, वापस देंगे रेवेन्यू। इस प्रकार से ये व्यवस्था चल रही है। देवर नाउ क्लासिफाइड है जमींदार, और अब इन्हीं लोगों को क्या बना दिया जाता है, राजा, और इन तालुकादारों को क्या बना दिया जाता है, जमींदार बना दिया जाता है, क्योंकि इनके पास जमीनें बहुत आ गई, इनको जमींदार बना दिए गए। इन्होंने राइट्स दे दिए, कौन सा राइट दे दिए, रेवेन्यू कलेक्शन के राइट दे दिए, क्योंकि अब इनको फिक्स्ड अमाउंट इनको चाहिए रेवेन्यू का और एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना है। तो राजा और तालुकादार जो हुआ करते थे बंगाल के क्षेत्र के, इनको ही इन्होंने क्या बना दिया जाता है बाद में, डेजिग्नेटेड एज अ जमींदार, इनको जमींदार बना दिया जाता है, इन्हीं को जमींदार कहते हैं। एंड दे हैड टू पे द रेवेन्यू डिमांड दैट वाज फिक्स्ड इन परपेचुइटी, जो परपेचुइटी तो अनंत काल तक, बहुत लंबे समय तक, फॉरएवर, बहुत लंबे समय तक के लिए रेवेन्यू डिमांड को फिक्स कर दिया जाता है।
बहुत लंबे समय तक के लिए क्या किया जाता है, ये व्यवस्था जो है, जो फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड किया गया है रेवेन्यू का, रेवेन्यू ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट, ये डिसाइड किया गया है, इसको बहुत लंबे समय तक फिक्स कर दिया जाता है। भाई इतने समय तक हमको इतना ही अमाउंट चाहिए, और अब बहुत लंबे समय तक उनको पता है, पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा, एक्सपांशन होगा, हो सकता है प्रोडक्शन बढ़ेगा, ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन इनको तो कम ही चाहिए। तो इससे क्या होगा, कृषि का विस्तार होगा, जमीन को और ज्यादा उपजाऊ बनाई जाएगी, जमींदार अपने इन्वेस्टमेंट करेगा, जमीन को बेहतर बनाएगा, और हो सकता है फिर लॉन्ग टर्म में ब्रिटिशर्स को बाद में फायदा हो जब रेवेन्यू बढ़ाए तो। यह व्यवस्था बनाई गई। इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन द जमींदार वाज नॉट अ लैंड ओनर इन द विलेज बट अ रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट। तो जमींदार का मतलब क्या, जमींदार मतलब के जो जमींदार मतलब मालिक नहीं होते थे जमीन के, जमींदार जमीन के मालिक नहीं होते थे, बल्कि क्या होते थे, अंग्रेजों की तरफ से टैक्स कलेक्ट करने वाले मीडिएटर हुआ करते थे। इस प्रकार से जमींदार जो आसपास के उनको इतने सारे गांव दे दिए जाते थे अंग्रेज के द्वारा, तो भाई जमींदारों के थोड़ी होंगे वो गांव, वो तो अंग्रेजों के कंट्रोल में है। अंग्रेजों ने जमींदार को दे दी, बोले जमींदारी कलेक्ट करो यहाँ से हमें दो। तो जमींदार जो होते थे जमीन के मालिक नहीं होते थे, बट क्या होते थे, केवल टैक्स कलेक्टर हुआ करते थे। जमींदार जमींदार हैड सेवरल एज मेनी एज 400 विलेजेस। लगभग देखो जमींदार पर लगभग 400 गांव उनके कंट्रोल में हुआ करते थे जमींदार के, विलेजेस अंडर देम। इन कंपनी कैलकुलेशन द विलेजेस विद इन वन जमींदार फाउंड वन रेवेन्यू एस्टेट। एक जमींदार के कंट्रोल में एक क्षेत्र हुआ करता था, वहां से एक जमींदारी मिलती थी, उसको एक जमींदारी बोल दिया जाता था, भाई ये एक जमींदारी है, यहाँ का एक जमींदार होगा। इस प्रकार से पूरा जितना भी उनका एम्पायर होता था ब्रिटिश के कंट्रोल में, ऐसे अलग अलग प्रकार से जमींदारी में बांट दिया जाता था, भाई एक जमींदार यहाँ का, एक जमींदार यहाँ का एक जमींदार, और अलग क्षेत्र को जमींदारी दे दी जाती थी। और उस पर क्या कर दिया जाता था, रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था। फिक्स रेवेन्यू, भाई यहाँ से इतने रुपए चाहिए हमको, यहाँ से रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था पहले असेसमेंट के द्वारा, एस्टिमेशन लगा के। द कंपनी फिक्स्ड द टोटल डिमांड ओवर द एंटायर स्टेट हुज रेवेन्यू द जमींदार कॉन्ट्रैक्टेड टू पे। देखो क्या, रेवेन्यू को फिक्स कर दिया जाता है, तो इस जमींदारी से हमको इतना रेवेन्यू चाहिए, हमने फिक्स कर दिया गया है, और आपको इतना इतना हमको इतनी तारीख तक देना है, ये जमींदारों को बता दिया जाता था। द जमींदार कलेक्टेड रेंट फ्रॉम द डिफरेंट विलेजेस, पेड द रेवेन्यू टू द कंपनी एंड रिटेन द डिफरेंसेस एज इनकम। वहां से क्या करते थे, जितना रेवेन्यू फिक्स किया गया है वो हमको ला कर देंगे रेवेन्यू, कुछ अमाउंट तक उसकी एज ए सैलरी के फॉर्म में वो रख लेगा, और हमको रेवेन्यू ला कर देगा, व्यवस्था चलाएगा पूरी तरीके से। ये डिसाइड किया गया किसके द्वारा, ब्रिटिश और जमींदार के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। ही वॉज एक्सपेक्टेड टू पे द कंपनी रेगुलरली। और क्या इनसे अपेक्षा की जाती थी कि भाई कंपनी को रेगुलरली पे करेंगे जमींदार, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। फेलिंग विच हिज एस्टेट कुड बी ऑक्शन। और अगर नहीं दे पा रहा है वो जमींदारी, जितना उनसे रेवेन्यू फिक्स किया गया है, भाई आपसे 100 रुपए में से आपको 70 हमें देना है, ये हमने फिक्स किया है, आप 70 अगर नहीं दे पा रहे हो, 40-50 दे रहे हो, और बहुत समय तक आपका जो एरियर्स बढ़ते जा रहे हैं, आपका रेवेन्यू कलेक्शन जो बकाया होता जा रहा है, तो आपकी जमींदारी क्या कर दी जाएगी, ऑक्शन में बेच दी जाएगी, नीलाम कर दी जाएगी आपकी जमींदारी। अब वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन द पेमेंट्स। जमींदार कैसे डिफॉल्टर बन जाते हैं, कैसे पेमेंट नहीं दे पाते हैं, क्या क्या रीजन होते हैं, देखते हैं। कंपनी ऑफिशियल्स फेल्ट दैट a fixed revenue demand would give zamindar a sense of security and assured of the returns on their investment encourage them to improve their estates। अब देखो क्या हुआ, कंपनी ऑफिशियल से रेवेन्यू डिमांड फिक्स कर दी थी उनकी, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम जमींदारों को एक प्रकार से सिक्योरिटी रहेगी, भाई इनसे जमींदारी लिया, और हम जमींदारी को, इन्होंने डिसाइड कर दिया गया ब्रिटिशर्स ने कि भाई जमींदारों को हमने जमींदारी दे दी, और फिक्स्ड अमाउंट हमने डिसाइड किया है कि भाई इनको इतना रुपए चाहिए, अब आप जमींदारी से कितना ही रेवेन्यू कलेक्ट करो, हमको इतना डिसाइड कर लिया, हमको उतना ही देना, पर आप जमींदारी से 500-1000 जितना रुपया कलेक्ट करो, हमको 70 चाहिए तो हम 70 लेंगे, उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या, अब जमींदार क्या करेगा, अपनी जमींदारों को ज्यादा रेवेन्यू चाहिए जमींदारों को, तो ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, इस प्रकार से सिस्टम चल रहा था। इन द अर्ली डिकेड्स आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर जमींदार regularly failed to pay the revenue demand and unpaid balances accumulated. The reasons for this failure were various। अब देखो क्या होता था, समय के साथ चलते अब ये व्यवस्था बनाएंगे कि हमको फिक्स्ड रेवेन्यू चाहिए, तो बहुत समय तक क्या देखने मिलता है, लंबे समय तक क्या होता है, जमींदार ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो उनका डिसाइड किया गया है रेवेन्यू का, ये देने में फेल हो जाते हैं। अब फेल हो जाएंगे तो उनके बहुत सारे एरियर्स बढ़ते जाएंगे, बकाया बढ़ता जाएगा, बहुत सारा शेष अमाउंट बचता जाएगा, भाई आपको इतना देना इतना देना, बहुत लंबे समय तक ये बढ़ता जाता है, और लंबे समय तक बढ़ता जाएगा, जमींदारी नीलाम करती जाएगी। अब किस वजह से ये बकाया हो रहा है, क्यों रेवेन्यू नहीं दे पा रहे हैं जमींदार, क्या समस्या आ रही है। सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट द इनिशियल डिमांड्स वर वेरी हाई।
अंग्रेजों ने पहले बहुत डिमांड की है भाई कि आप लगभग 100 रुपीज का हो रहा है प्रारंभ में, आप 70 आप ही ले रहे हो, न किसान डेवलप हो रहा है, न हमारे पास प्रॉपर अमाउंट जा रहा है, इतना बड़ा क्वांटिटी लिया, हमको कितनी सारी व्यवस्था फैलानी पड़ती है, किसान भी हमारे खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, जमींदार ये बोलते हैं बात। तो इनको क्या, अगर मान लो 50 या 40 रुपीज फिक्स कर देते तो बढ़िया व्यवस्था थी, लेकिन इन लोगों ने पहले से 70 या 80 रुपीज बोल रहे हैं अंग्रेज की, हमको 80 रुपीज फिक्स रेवेन्यू है, 10 रुपए आप लो, 10 रुपए किसानों पे रहने दो, इतना रुपए अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो पहले से ही हाई फिक्स था क्या, हाई रेवेन्यू डिमांड। This was because it was felt that if the demand was fixed for all time, the company would never be able to claim a share of increased income from the land when the prices rose, cultivated, expand। अब अंग्रेजों ने भी क्या सोचा कि अगर हम अभी से अगर ज्यादा अमाउंट पहले से फिक्स कर देंगे कि हमने 100 रुपए में से 80 रुपीज पहले फिक्स कर दिया, अगर मान लो जमीन थोड़ी डेवलप भी हुई तो आने वाले समय मतलब हमको, अगर हम पहले से ही कम रखेंगे 40 रुपये या 50 रुपीज रखेंगे, तो आने वाले समय मान लो इन्होंने अगर 500 कमा ली तो हमारे पास तो रेवेन्यू थोड़ा सा ही हो रहा है, हमको ज्यादा फायदा नहीं होगा, अंग्रेज लोग लालची हो गए। इस वजह से उन्होंने क्या कहा 80 रुपीज रख देते हैं हम, 80 रुपीज उन्होंने रख दिए ताकि, और लेकिन अब 80 रुपीज रखेंगे तो वह भी उनकी व्यवस्था नहीं बना पाएंगे, अब 80 रुपीज नहीं दे पाएंगे तो आप उनकी जमींदारी नीलाम कर दोगे। तो ये भी एक कारण था जिस वजह से जमींदार क्या हो रहे थे, अपने रेवेन्यू जो उन्होंने डिसाइड किया गया था वो देने में फेल हो रहे थे। फेलियर इसलिए से आ रहा था उन्हें क्योंकि भाई आपने स्टार्टिंग में इतना अगर हाई रेवेन्यू फिक्स कर दिया है, अब उसको कम फिक्स करते तो हम दे सकते थे, क्योंकि इतना क्या नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। टू मिनिमाइज दिस एंटीसिपेटेड लॉस द कंपनी पेग्ड द रेवेन्यू डिमांड हाई। देखो इसीलिए कंपनी वालों ने क्या किया कि रेवेन्यू डिमांड को पहले ही हाई कर दिया, ताकि उनको भविष्य में भी अगर प्रोडक्शन बढ़े तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उनको ज्यादा पैसा पहले से ही मिल रहा है, पहले से ही डिसाइड करके रखा है। आर्गिंग दैट द बर्डन ऑन द जमींदार वुड ग्रेजुअली डिक्लाइन एज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्सपांडेड एंड प्राइसेस रोज। जमींदारों को क्या बोलते हैं, अरे आने वाले समय आपकी जमींदारी और बढ़ेगी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ज्यादा होगा, आपके पास रेवेन्यू ज्यादा होगा, ऐसे ऐसे झूठे वादे कर दिए अंग्रेजों ने उनसे, और रेवेन्यू डिमांड हाई फिक्स कर दी। अब जमींदार बाद में आके देखा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, आपने 100 रुपए फिक्स कर दिए हैं पर 90-80 रुपीज तो ओवरऑल प्रोडक्शन ही हो रहा है, उसमें से भी 70 आपको दे देंगे तो 10 रुपीज में से ना मेरी व्यवस्था हो रही है ना किसान लोग डेवलप हो पा रहे हैं। अव्यवस्था फैलेगी, इससे अव्यवस्था फैलेगी तो आपको रेवेन्यू नहीं मिल पाएगा, आप जमींदारी नीलाम कर दोगे और फिर से वही सिस्टम आ जाएगा जो पहले चल रहा था। इसलिए क्या ये समस्या आती है जमींदारों को रेवेन्यू देने में। अब सेकंड रीजन क्या देखते हैं, दिस हाई डिमांड वाज इम्पोज्ड इन 1790s, अ टाइम व्हेन द प्राइसेस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वर डिप्रेस्ड। देखो बोला ना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, हाई रेवेन्यू डिमांड आपने फिक्स करके रखी है, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द रैयत टू पे देयर ड्यूज टू जमींदार। अब किसान लोग, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा है, जमींदार बोल रहा है हमें इतना पैसा चाहिए 100 में से 100, उनको 50 रुपीज से 40 रुपीज का तो प्रोडक्शन ही हो रहा है, उनको 100 कहाँ से दे देंगे वो। इसलिए क्या, अब किसान जमींदार को पे नहीं कर पा रहे हैं तो जमींदार ब्रिटिशर्स को पे नहीं कर पा रहा है, ये अव्यवस्था फैल गई, ये मिसमैनेजमेंट होगा, इस वजह से नहीं दे पा रहे हैं, डिफॉल्टर हो जा रहा है जमींदार, उनकी जमींदारी चली जा रही है। इफ द जमींदार कुड नॉट कलेक्ट द रेंट हाउ कुड ही पे द कंपनी। देखो जमींदार को ही नहीं मिल रहा है रेंट तो वो जमींदार फिर अंग्रेजों को कहाँ से देगा, क्योंकि किसानों के पास प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है इतना। अब थर्ड रीजन क्या होता है, द रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट एंड हैड टू बी पेड पंक्चुअली। रेवेन्यू प्रॉपर टाइम से आ नहीं रहा है, लोग पंक्चुअल भी नहीं है भाई, अभी उनसे डिसाइड किया लेकिन भाई प्रॉपर हार्वेस्टिंग होगी, कटाई होगी, फिर उसको मार्केट में बेचा जाएगा, फिर रेवेन्यू आएगा, तो भाई समय पे नहीं दे रहे थे, ये भी एक व्यवस्था अव्यवस्था थी, समय पे नहीं दे रहे थे इसलिए समय पे अंग्रेजों के पास नहीं जा रहा था तो अंग्रेज लोग नीलाम कर देते थे, इस वजह से भी जमींदार डिफॉल्टर हो जा रहा है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू सनसेट लॉ, देखो इन्होंने एक डिसाइड किया, सनसेट लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है सनसेट लॉ, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट से जुड़ा हुआ है सनसेट लॉ। क्या डिसाइड किया जाता था सनसेट लॉ के तहत, if payment did not came in by sunset of the specific date, जो डेट निर्धारित की गई है, ये तिथि निर्धारित की गई है अंग्रेज सरकार के द्वारा कि भाई आपको इतनी इतनी तारीख तक सूर्यास्त होने से पहले हमें जो अमाउंट डिसाइड किया गया है उतना रेवेन्यू हमें आपको लाकर देना पड़ेगा, भाई सनसेट होने से पहले आपको लाकर देना पड़ेगा, अगर उस तारीख तक नहीं लाते हो तो जमींदारी नीलाम कर देंगे हम आपकी। तो भाई जमींदार अब इतना जल्दबाजी में कहाँ से लाएगा, नहीं उसके पास व्यवस्था नहीं हो पाई अंग्रेजों, क्योंकि हार्वेस्ट ही नहीं हुआ है, किसानों से पैसा नहीं आया, कैसे दे देगा। द जमींदार वॉज लाइबल टू बी ऑक्शन, देखो इसलिए उसकी जमींदारी ऑक्शन कर दी जाती थी। द परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ द जमींदार टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द रैयत एंड मैनेज जमींदारी, और देखो उनकी पावर को भी लिमिटेड कर दिया गया जमींदारी, जमींदार ना किसी को मार पीट सकते हैं ना बहुत ज्यादा तरीके से क्रूअल तरीके से उनसे टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि भाई अंग्रेज लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, पावर भी लिमिटेड कर दी, जमींदार ना ज्यादा पावर का यूज कर सकता न टैक्स कलेक्ट कर सकता, मजबूरी बन गई, तो इसलिए उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। इतनी सारी अलग अलग समस्या थी, सनसेट लॉ था, पावर भी लिमिटेड कर दी गई थी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही कम हो रहा था।
इतनी सारी व्यवस्था फैल रही है, रेवेन्यू डिमांड पहले से ही हाई फिक्स कर दी है, तो अब जमींदार कैसे पे करेगा रेवेन्यू आपको जो डिसाइड किया गया है। इस वजह से जमींदार डिफॉल्टर हो जाते थे, उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। द कंपनी हैड रिकॉग्नाइज्ड द जमींदार एज इंपॉर्टेंट, बट इट वांटेड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट देम, सबड्यू देयर अथॉरिटी एंड रेस्ट्रिक्ट देयर ऑटोनॉमी। अंग्रेज लोग क्या, अंग्रेजों के लिए जमींदार बहुत इंपॉर्टेंट थे। अंग्रेजों के लिए जमींदार बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्यों थे? क्योंकि भाई वही उन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करके दे रहा है। पर अंग्रेज ये भी चाहते थे कि भाई हमसे ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, ये हमारे अंडर ही रहकर काम करें। इस प्रकार से कौन चाहते थे? अंग्रेज, कि हमारे अंडर ही रहकर क्या करें, ये काम करें, हमसे ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। इसलिए उनकी पावर को क्या लिमिटेड कर दिया गया था। द जमींदार ट्रूप्स वर डिसबैंड, उसके जो सिपाही होते थे, जमींदार की मिलिट्री होती थी जो पर्सनल होल्ड करता था, उसको भी डिसबैंड कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, भाई आप कोई आर्मी नहीं रखोगे, जमींदार के पास पावर ही नहीं बची। कस्टम ड्यूटीज एबोलिश, कस्टम ड्यूटी जो लगाई जाती थी जमींदार के आसपास के क्षेत्रों के द्वारा, उसको भी एबोलिश कर दिया गया। एंड देयर कचहरीज, जमींदार क्या करते, हमने देखा बहुत सी पिक्चरों में देखा, कचहरी लगाते थे, जमींदार बैठ जाते थे, लोगों का डिसाइड करते थे, अलग अलग चीजों का न्याय करते थे, तो कचहरी इसको भी क्या बैन कर दिया गया। ब्रॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर अपॉइंटेड बाय कंपनी, कंपनी ने अपने खुद ने, ब्रिटिशर्स लोगों ने, अंग्रेजों ने अपनी खुद के क्या बनाए, कलेक्टर्स बनाए। वही कलेक्टर्स के डिसाइड करते हैं, नहीं कचहरी इसके निर्णय लेते हैं, किसको किस प्रकार से समस्या आ गई है, अलग अलग चीजों पर डिसाइड करते हैं, काइंड ऑफ कोर्ट बना दिए गए। जमींदार लॉस्ट देयर पावर टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस एंड लोकल पुलिस। देखो अब जमींदारों की पावर भी चली गई, ना ही वो लोकल जस्टिस दे सकते हैं, लोगों को न्याय दिलवा पाएंगे, ना उनके पास लोकल पुलिस, ना मिलिट्री बची है। जमींदार उस प्रकार से ऐसा डिसीजन करने वाला नहीं बचा कि भाई जस्टिस सिस्टम को भी मैनेज कर पाए आसपास के अपने गांव में। ओवर टाइम द कलेक्ट्रेट emerged as an alternative center of authority, severely restricting what the जमींदार could do। अब पहले जो जमींदार कर रहे थे कि भाई लोगों को जस्टिस दिलाने का काम, लोगों के मतलब अलग जितनी भी न्याय व्यवस्था करने का काम कौन कर रहे थे, जमींदार कर रहे थे, उनकी वह पावर भी छिन जाती है, और वह काम कौन करने लगते हैं, अब कलेक्टर्स करने लगते हैं। हमने देखा कि हमारे यूपीएससी एग्जाम का जो आईएएस बनते हैं उनको डीएम बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर। कलेक्टर जो होता है रेवेन्यू संबंधित काम करता है, और डीएम जो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो मतलब ऐसे काइंड ऑफ जस्टिस या लॉ से संबंधित काम करता है। तो ये व्यवस्था पहले कौन करने लगे थे, उस समय भी कलेक्टर्स करने लगे थे। किसके द्वारा कलेक्टर्स को बनाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा। इन वन केस व्हेन अ राजा फेल्ड टू पे द रेवेन्यू, कंपनी ऑफिशियल्स वर स्पीडली डिस्पैच्ड टू हिज जमींदारी विथ एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन टू टेक चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड to use the most of effectual means to destroy all the influence and authority of the raja and his officers। अब क्या करते थे, मान लो कोई भी राजा अगर रेवेन्यू देने में असक्षम है, असमर्थ है, अगर जमींदारी के जितना रेवेन्यू डिसाइड किया गया है वह नहीं दे पा रहा है, तो तुरंत कंपनी के ऑफिशियल से कलेक्टर जाते थे और जमींदारी को कैप्चर कर लेते थे उसको, और जमींदार का जितना, जमींदार राजा का जितना इन्फ्लुएंस होता था आसपास के क्षेत्र में, सब खत्म कर दिया जाता था। अंग्रेज लोग उस पर क्या कर लेते थे, कंट्रोल कर लेते थे, और सामने वाले जमींदार को हटा देते थे। आपने रेवेन्यू नहीं दे पाए, सनसेट लॉ डिसाइड किया गया इतनी तारीख तक, सूरज से पहले हमको रेवेन्यू चाहिए, नहीं दे पाए हैं, चलो हटो हमारी जमींदारी से, अब जमींदार हम ही होंगे। अंग्रेज लोग फिर से जमींदारी ले लेते थे और थोड़े समय बाद उसको ऑक्शन कर दिया जाता था, इस वजह से जमींदारी चली जाती थी। एट द टाइम ऑफ द रेंट कलेक्शन एन ऑफिसर ऑफ द जमींदार, यूजुअली द अमलास। देखो जमींदार के भी कुछ ऑफिशियल्स होते थे जो जमींदार के बिहाफ पे करते थे क्या, रेवेन्यू कलेक्शन, उनको बोला जाता था अमलास। क्या बोला जाता था? अमला, अमलाहा या अमला बोला जाता था, अमला, अमलास। ये जमींदार के लिए काम किया करते थे। किसके लिए काम किया करते थे? जमींदार के लिए काम किया करते थे। ये जमींदार ने बोला चलो भाई जाओ टैक्स कलेक्ट करके लाओ। बट रेंट कलेक्शन वॉज पेरिनियल प्रॉब्लम, परंतु भाई जमींदार टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, पर जो रेंट कलेक्शन का जो हमेशा क्या, हमेशा पूरे के पूरे एनुअल प्रॉब्लम हुआ करती थी, बहुत लंबे समय तक चल रही, निरंतर चलती रहती थी, कंटिन्यूस चलती रहती थी रेंट कलेक्शन प्रॉब्लम। फिर रेंट कलेक्ट नहीं हो रहा, हमने देखी कितनी सारी अव्यवस्था आ रही है, परेशानियां हो रही है रेंट कलेक्ट करने में। समटाइम्स बैड हार्वेस्ट एंड लो प्राइसेस मेड पेमेंट ऑफ द ड्यूज डिफिकल्ट फॉर द रैयत। भाई लेट हार्वेस्ट हो रहा है, उपज खराब हुई है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा डिक्लाइन कर गया है, पानी नहीं हुई, बारिश नहीं हुई पूरी तरीके से, कीड़े लग गए हैं हमारी फसल में, बहुत सी अभी एग्रीकल्चर है, समस्या आती है, बारिश नहीं हुई, पानी नहीं मिला, फसल हमारी खराब हो गई, न जाने कितनी समस्या होती है। और आप बोल रहे हमको रेवेन्यू इतना ज्यादा हाई पहले से फिक्स कर रखा है, हमारे पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं है और आपको रेवेन्यू कहाँ से देंगे, इतनी सारी समस्या आ रही है। तो रेंट कलेक्ट करना इसीलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। एट अदर टाइम्स रैयत डेलिबरेटली डिलेड पेमेंट्स, जो रैयत होते थे, किसान होते थे, वो जानबूझकर पेमेंट को भी डिले करते थे। कुछ खुद किसान ऐसे भी हुआ करते थे, सभी ईमानदार नहीं, कुछ ऐसे कि रेवेन्यू हमारे पास हो भी रहा है तो भी नहीं देंगे। रिच रैयत एंड द विलेज हेडमैन, जोतेदार एंड मंडल
जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, पैसे वाले लोग हुआ करते थे उस समय बंगाल में, उनको जोतेदार बोला जाता था। कौन? ये रिच रैयत, बड़े किसान। बड़े किसान कौन हुआ करते थे? जोतेदार। जोतेदार कौन होते थे? रिच रैयत हुआ करते थे, बड़े किसान हुआ करते थे। और मंडल कौन हुआ करते थे? विलेज हेडमैन, जो विलेज का मुखिया हुआ करता था। विलेज हेडमैन को क्या बोला जाता था? मंडल। विलेज हेडमैन क्या हुआ करते थे? मंडल। जमींदार के अलावा लोग हैं, जमींदार अलग है और ये लोग अलग है, जोतेदार और मंडल, ये हुआ करते थे गांव में। तो ये लोग कंट्रोल करते थे गांव को। वर ओनली टू सी, हैप्पी टू सी द जमींदार इन ट्रबल। और जमींदार को परेशान करके इनको बड़ा मजा आता था। भाई जमींदार आसपास के शहरी क्षेत्रों में रह रहा है, मान लो ये एक गांव है, ये गांव है और यहाँ जमींदार रह रहा है, जमींदार आसपास के क्षेत्र में रह रहा है, उसका बंगला बड़ा है, जमींदार यहाँ आता था, सब लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था इस प्रकार से। लेकिन इसी गांव में जमींदार तो बाहर रह रहा है, लेकिन इसी गांव में कौन रह रहा है? कुछ जोतेदार रह रहे हैं, जो बड़े बड़े किसान हैं, और कुछ छोटे छोटे किसान है, वो रैयत है, या विलेज हेडमैन भी यहीं पर है, जो मंडल है। अब ये लोग तो यहीं रह रहे हैं, तो ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा पावरफुल कौन होगा? जोतेदार और मंडल ज्यादा पावरफुल होंगे एज कम्पेयर टू जमींदार। और जमींदार बेचारा वहां अलग परेशान बैठा है, ब्रिटिशर्स उनको अलग परेशान कर रहे हैं। तो लो जमींदार की जमींदारी चली जाएगी, अब वो टैक्स देंगे ही नहीं। उन्होंने जानबूझकर टैक्स देना मना कर दिया, डिले कर दिए, बोले हम देंगे, आराम से देंगे। क्या कर सकता है? जस्टिस, उनके पास जो पावर थी वो भी नहीं बची, मिलिट्री ने उनकी डिस्पेंड कर दी है। क्या करेगा बेचारा जमींदार, बीच में फंस गया। द जमींदार कुड देयरफॉर नॉट इजीली असर्ट हिज पावर ओवर देम। और देखो जमींदार अपनी पावर को इजीली उन पर असर्ट नहीं कर सकता, उन पर इतने जल्दी अपनी हुकूमत इतनी आसानी से नहीं चला सकता। जमींदार कुड प्रोसिक्यूट डिफॉल्टर्स। तो जमींदार पास ये लिमिटेड पावर थी कि भाई वो मुकदमा चला सकता था डिफॉल्टर्स पे, किसानों पर मुकदमा चला सकता था जिसने रेवेन्यू नहीं दिया। परंतु ये क्या एक प्रकार से लॉन्ग प्रोसेस होती थी, लॉन्ग जुडिशियल प्रोसेस, बहुत लंबे समय तक। लंबे समय तक ये प्रोसेस चल रही है। तो इन वर्धमान अलोन देयर ओवर 30,000 पेंडिंग केसेस फॉर एरियर्स ऑफ द रेंट पेमेंट इन 1798 में लगभग 30,000 पेंडिंग केसेस पड़े हैं ऐसे। बहुत लंबे समय तक चल रहा है जुडिशियल प्रोसेस। आज भी हमारा देखो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न जाने लाखों केस चल रहे हैं बहुत लंबे समय तक, ना किसी को जस्टिस मिल रहा है ना कुछ। तो ये व्यवस्था चली जाती है, बहुत लंबे समय तक चलती है, और बहुत लंबे समय तक बकाया रह जाता है लोगों का। इस चलते बकाया चलते हुए क्या करते हैं, जमींदार हमें रेवेन्यू दे ही नहीं पा रहा है, तो जमींदारी चली जाएगी। तो ये व्यवस्था इस प्रकार से थी। अब आगे देखेंगे राइज ऑफ जोतेदार। जमींदार के अलावा जोतेदार कैसे पावरफुल हो रहे हैं। राइज ऑफ जोतेदार। While many zamindars were facing a crisis at the end of 18th century, a group of rich peasants were consolidating their position in the village. अब जमींदार, अगर हम देखें जमींदार की व्यवस्था किस प्रकार से, जमींदार को क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, तो उसी के चलते क्या होता है, एक नई क्लास एमर्ज होती है, जिसे बोलते हैं जोतेदार, जो बड़े किसान होते थे, जो गांव में ही रहा करते थे। इन फ्रांसिस बुकानन सर्वे करते हैं ऑफ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ बंगाल। फ्रांसिस बुकानन किसके व्यक्ति थे? जो ब्रिटिश ऑफिसर से इनको हायर करते हैं, ब्रिटिशर से अंग्रेज लोगों के बिहाफ पर इनको हायर किया जाता है, सर्वे करने जाते हैं आसपास के क्षेत्रों में। फ्रांसिस बुकानन तो नॉर्थ बंगाल में अपने सर्वे करने जाते हैं। वी हैव अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस क्लास ऑफ द रीजन पीजन नोन एज जोतेदार। और ये क्या मेंशन करते हैं फ्रांसिस बुकानन की, एक बहुत बड़ी क्लास है किसानों की जो हमें देखने को मिलती है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? जोतेदार। क्या कहा जाता है? जोतेदार। By the early 19th century, जोतेदार had acquired vast area of land, sometimes as much as several thousand acre। हजारों एकड़ की जमीन जोतेदारों के पास हुआ करती थी। क्या वो क्या मेंशन करते हैं कि लगभग हजारों एकड़ की जमीन जोतेदार के पास हुआ करती थी, बड़े बड़े किसान हुआ करते थे ये लोग भी। दे कंट्रोल्ड लोकल ट्रेड को कंट्रोल कर रहे हैं, व्यापार को कंट्रोल कर रहे हैं, मनी लेंडिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, किसको कितना लोन देना है, किसको कितना ब्याज पर पैसा चलाना है, यह व्यवस्था भी कौन कर रहा है? जोतेदार कर रहे हैं। एक्सरसाइजिंग इमेंस पावर ओवर द पुअर कल्टिवेटर्स ऑफ द रीजन। जितने भी छोटे छोटे किसान हुआ करते थे उस क्षेत्र के, उस गांव के छोटे छोटे किसान, मान लो क्षेत्र के छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे किसान जितने भी, इन पर अपनी पावर एसर्ट कर रहा है कौन? जोतेदार। यहाँ जोतेदार पावरफुल है, छोटे छोटे किसानों को सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? जोतेदार। इनको पैसे ब्याज पर देना ताकि वो अपने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीद सके, और क्या यहाँ का ट्रेड को कंट्रोल कर रहे हैं यही जोतेदार। तो ये पावरफुल होते गए धीरे धीरे, जमींदार की पावर कम होती गई। A large part of their land was cultivated through sharecroppers। शेयरक्रॉपर्स को क्या बोला जाता था? अधियार या बरगरदार्स। अधियार से वर्गादार बोला जाता था। ये बटियादार, हमारे आज की भाषा में बटियादार बोला जाता है। भाई हमने उसको जमीन दे दी और थोड़ा बहुत कुछ पैसे दे दिए ताकि वो एग्रीकल्चर कर सके और अपने क्रॉप प्रोडक्शन कर सके, और 50% जो उसमें ग्रो होगा वो हमें दे देगा लाके। किस प्रकार से डिसाइड किया जाता था? किसके बीच में? जोतेदार और अधियार के बीच में, जो उसके शेयर क्रॉपर्स हुआ करते थे कि भाई अपन दोनों मिल बांट के क्या करेंगे, अब खेती बाड़ी करेंगे। Who brought their own plow labor in the field
and handed over half the produce to the जोतेदार after the harvest। ये शेयर क्रॉपर्स क्या करते थे कि भाई पूरी तरह से खेती बाड़ी करेंगे, जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो जाएगा, इक्विपमेंट्स भी खुद के लाते थे जो किसान लोग, इक्विपमेंट भी खुद के लाते थे, बस वो जमीन जोतेदार उनको दे दिया करता था। और 50% जो प्रोडक्शन होगा वो जब हार्वेस्ट होने के बाद जब फसल काटी जाती थी 50% शेयर क्रॉपर रख लेता था, 50% जोतेदार को दे दिए जाते थे। इस प्रकार से व्यवस्था चल रही थी। विद इन द विलेज द पावर ऑफ द जोतेदार वॉज मोर इफेक्टिव देन जमींदार। देखो हमने क्या देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदार को करते, लेकिन धीरे धीरे जोतेदार पावरफुल होते गए, जोतेदार को लोग ज्यादा मानने लगे, जमींदार की पावर कम होते जा रही है। क्यों? क्योंकि अनलाइक जमींदार हु ऑफन लिव्ड इन अर्बन एरियाज, जमींदार पैसे वाले हो गए, भाई हम शहर में रहेंगे, बड़े क्षेत्र में जाकर रहेंगे, रेरा कॉलोनी में रहेंगे। तो जोतेदार कहाँ करते थे? वहीं पे अपने पुराने वाले क्षेत्र में रहते थे, पुराने वाले क्षेत्र में रहते थे, पुराने वाले क्षेत्र में रहा करते थे। वर लोकेटेड इन द विलेजेस एंड एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर अ कंसीडरेबल सेक्शन ऑफ द पुअर विलेजर्स। और जोतेदार क्या करते थे? उसी क्षेत्र में रहते थे जहां उनके सब जिन लोगों पे कंट्रोल करना है उन्हीं क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में रहा करते थे। ये लोग शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं तो वहां से कंट्रोल कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। तो जो लोग वहां पर रह रहे हैं वही लोग उनको क्या किया करते थे? कंट्रोल किया करते थे। तो दे फियर्सली रेस्ट्रिक्टेड एफर्ट्स बाय जमींदार। अब देखो क्या जमींदार जो वो करते थे, तो जोतेदार और जमींदार बीच में क्या हुई? टक्कर हो गई। अब किस प्रकार से? भाई जोतेदार पावरफुल हो गए, जमींदार पहले से पावरफुल थे, अब इनके बीच में किस प्रकार से टक्कर होगी? बाय जमींदार टू इंक्रीज द जमा ऑफ द विलेज प्रिवेंटेड जमींदारी ऑफिशियल्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग देयर ड्यूटीज। उनको बहुत परेशान किया करते थे जोतेदार। कैसे परेशान किया करते थे? भाई टैक्स कलेक्ट करने आए हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, टैक्स देने से मना कर देते थे। मोबिलाइज रैयत्स हु वर डिपेंडेंट ऑन देम। और देखो जो जोतेदार पावरफुल हो गए हैं, गांव में रह रहे हैं, तो किसान लोग किसकी बात सुनेंगे? जोतेदार की। तो जोतेदार सभी किसानों को अपने साथ ले जाता था, लड़ाई कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, उनको मारकर भगा दे रहे हैं। एंड डेलिबरेटली डिलेड द पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू टू द जमींदार। और जानबूझ के रेवेन्यू देने को डिले कर देते थे, बोली देंगे देंगे, इस प्रकार से उसको लेट कर देते थे और रेवेन्यू नहीं देते थे। जोतेदार देते थे ना रैयत देते थे, दोनों डिले कर देते थे पेमेंट को। इनफैक्ट व्हेन द एस्टेट ऑफ द जमींदार वर ऑक्शन फॉर द फेलियर टू मेक रेवेन्यू पेमेंट, जोतेदार वर ऑफन अमंग द परचेसर्स। अब जमींदार ने रेवेन्यू, जोतेदार ने पहले तो उनको क्या नहीं किया? क्या बोलते हैं, रेवेन्यू नहीं दिया पहले, ना रेवेन्यू कलेक्ट करने दिया ना रेवेन्यू दिया, पेमेंट को डिले कर दिया। अब जमींदार के पास पेमेंट नहीं आएगी तो अंग्रेज लोग क्या करेंगे? जमींदार की जमींदारी नीलाम कर देंगे। अब जमींदारों की जब नीलामी होगी जमींदारी, तो यही जोतेदार बाद में जाके क्या करेंगे? उनकी जमींदारी को खरीद लेंगे ऑक्शन में। यहाँ से ना उनको रेवेन्यू दिया, जब इनकी नीलाम हो गई तो उनको जाकर भी खरीद लिया। इस प्रकार से व्यवस्था होती थी। द जोतेदार्स वर मोस्ट पावरफुल इन नॉर्थ बंगाल। तो यही जोतेदार क्या हुआ करते थे? नॉर्थ बंगाल में सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। ऑल्दो रिच पीजेंट्स एंड विलेज हेडमैन वर इमर्जिंग एज कमांडिंग फिगर इन द कंट्री साइड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द बंगाल एज वेल। और बंगाल के नॉर्थ क्षेत्र में कौन पावरफुल थे? जोतेदार। और आसपास के क्षेत्र में भी एक प्रकार से क्या हो जाते हैं? कमांडिंग फिगर्स हो जाते हैं, ये पावरफुल लोग हो जाते हैं। पूरे बंगाल में जोतेदार का ही क्या, जोतेदार की हुकूमत चलने लगती है, इनकी ही पावर चलने लगती है। इन सम प्लेसेस दे वर कॉल्ड हवलदार्स। कुछ क्षेत्र में इनको हवलदार्स कहा जाता था, कुछ क्षेत्र में क्या कहा जाता था? गंतीदार्स कहा जाता था। हवलदार्स, गंतीदार्स, मंडल कहा जाता था। देयर राइज इनएविटेबली वीकेंड जमींदार अथॉरिटी। और ये लोग जब राइज करते हैं जोतेदार, तो फॉल कौन करता है? जमींदार। जोतेदार राइज, जमींदार फॉल। तो इस प्रकार से जमींदार की पावर कम हो जाती है, जोतेदार की पावर ज्यादा हो जाती है, वो जोतेदार पावरफुल होने लगते हैं। तो जमींदार को कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखो बंगाल विलेज का सीन देखने को मिलता है, जॉर्ज चेनेरी के द्वारा बनाया गया था। ये जोतेदार देखो कितने पावरफुल होने लगते समय के साथ साथ, जोतेदार के बड़े बड़े घर बनने लगते हैं, पावरफुल होते हैं, ऐसे नॉर्मल लोग रहा करते थे। तो समय के साथ साथ क्या हो जाते हैं? जोतेदार जो हो जाते हैं पावरफुल हो जाते हैं। ये देखो कंपनी की व्यवस्था, जमींदार कंट्रोल न्यूमरस विलेजेस। जमींदार हुआ करते थे, बहुत सारी जमीन को कंट्रोल किया करते थे, और यही जमींदार इन जोतेदार से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, रैयत भी इनको टैक्स दे रहे हैं। ये गांव में रहते थे जमींदार और जोतेदार लोग, सब गांव में रहा करते थे। ये लोग इनको टैक्स देने का काम कर रहे हैं। इन रैयत के अंदर अंडर रैयत वो करते थे, कुछ जमीन पर ये खेती बाड़ी किया करते थे और कुछ क्षेत्र में इनको अंडर इनके काम के करने वाले रैयत हुआ करते थे। ये जोतेदार हुआ करते थे, इन जोतेदार के अंडर में काम करने वाले अंडर रैयत हुआ करते थे। इस प्रकार से पूरी व्यवस्था चल रही। कंपनी, जमींदार, ये लोग गांव में रह रहे हैं, टैक्स का काम करते थे, लेकिन ये लोग धीरे धीरे पावरफुल हो जाते हैं, जमींदार के बराबर हो जाते हैं समय के साथ साथ। तो ये व्यवस्था पूरी चल रही जमींदारी में। अब देखते हैं जमींदार रजिस्ट। अब जमींदार को इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जोतेदार पावरफुल हो रहा है, तो जमींदार को अपनी इज्जत बचाकर रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जमींदार भी लड़ाई करेंगे। अब देखो किस प्रकार से
द अथॉरिटी ऑफ द जमींदार इन रूरल एरियाज हाउएवर डिड नॉट कोलैप्स। भाई जमींदार भले ही कुछ टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहा जमींदारी ऑप्शन में, पर फिर भी वो पावरफुल है, पैसा उसके पास पहले से है, एकदम से कोलैप्स नहीं की जाती उसकी पावर। फेस्ड विथ एन एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेवेन्यू, बहुत ज्यादा अधिकायत, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या हाई रेवेन्यू डिमांड एंड पॉसिबल ऑक्शन ऑफ द स्टेट, दे हैड डिवाइस्ड वे ऑफ सर्वाइविंग ऑफ द प्रेशर। देखो अब उन पे इतना प्रेशर पड़ रहा है, इतना ज्यादा रेवेन्यू देना है, उनको यह भी डर लगा रहता है हमारी जमींदारी चली जाएगी, नीलाम कर दी जाएगी। तो इस डर के चलते, इस दबाव के चलते उन्होंने नई नई तकनीक इजाद की, नई नई टेक्निक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस की। किस प्रकार से स्ट्रेटजीज लगाई? न्यू कंटेक्स्ट प्रोड्यूस न्यू स्ट्रेटजीज, नई नई स्ट्रेटजीज लगाई, नई नई योजनाएं बनाई। फिक्सियस सेल वाज वन सच स्ट्रेटजी। हमने क्या देखा कि जमींदार क्या करता था, अपने ही लोगों को जमींदारी लगाने के लिए काम पे लगा देता था, अपने ही स्लेव्स को, अपने ही सर्वेंट्स, अपने एजेंट्स को भेज दिया करता था। एक तो ये तरीका अपनाया जमींदारों ने, जमींदारी नीलाम कर रहे हैं, हमारे ही लोग जाके फिर से जमींदारी को खरीद लेंगे, ये व्यवस्था लगाई जमींदारों ने। एक ये टेक्निक यूज की कि बोले करो कितनी व्यवस्था करते हो, इन लोगों ने भी अपना आइडिया लगाया। इट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ मैन्यूवर्स, बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, युद्ध लड़ रहे हैं, विद्रोह हो रहा है, लोगों से लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये व्यवस्था भी करी इन्होंने, कितने जमींदारों ने। द राजा ऑफ द बर्धमान फॉर इंस्टेंस फर्स्ट ट्रांसफर सम, देखो राजा ऑफ बर्धमान क्या करता है, वो भी जमींदार होता है, उसकी जमींदारी जा रही है तो वो क्या करेगा, फर्स्ट ट्रांसफर सम ऑफ हिज जमींदारी टू हिज मदर। उसने अपनी बहुत सारी जमींदारी क्या करता है, अपनी मदर के नाम पे ट्रांसफर कर देता है, मम्मी के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं। कौन? राजा ऑफ बर्धमान, वहां के जमींदार, क्योंकि इनकी जमींदारी नीलाम होने वाली है। अब मम्मी के नाम पे ट्रांसफर करने से क्या हो रहा है, देखते हैं। सिंस द कंपनी हैड डिक्रीड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ अ वुमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर, जो महिलाओं की प्रॉपर्टी है, देखो अंग्रेज लोग कितने अच्छे थे, एक बात तुम्हें देखने को मिलेगी, देखो उन्होंने कितना अच्छा राइट बनाया महिलाओं के लिए। तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि जो महिलाओं की जमीन है, महिलाओं के नाम पर जो प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग कैप्चर नहीं करेंगे, उसको हम टेकन ओवर नहीं किया जाएगा, इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो इसी के चलते क्या किया उन्होंने, अपनी माता जी के नाम पे राजा वर्धमान ने जमींदारी ट्रांसफर कर दी। बोले अब कर दो नीलाम, हमारी जमीन ही नहीं है, हमारी मम्मी के नाम पे जमीन है। तो इस तरीके से जमींदारों ने क्या आइडिया लगाया। देन एज अ सेकेंड मूव, अब दूसरा तरीका क्या लगाते हैं, हिज एजेंट्स मैनिपुलेटेड द ऑक्शन, उसके एजेंट्स को उसने काम पे लगा दिया, जितने ऑक्शंस होते थे इनको मैनिपुलेट कर दिया जाता था इनके द्वारा, जमींदारी को खुद ही खरीद लिया करते थे ये लोग। द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द कंपनी वाज डेलिबरेटली विदहेल्ड एंड अनपेड बैलेंसेस वर अलाउड टू एक्यूमुलेट, और जानबूझ के, अब देखो जमींदार भी क्या करेंगे, अब तो उनके पास जितना रेवेन्यू आ रहा है और भी जानबूझ के क्या नहीं देंगे, अपना रेवेन्यू पे नहीं करेंगे, बोले हम नहीं करेंगे, कर दो नीलाम जमींदारी। और अंग्रेज लोग जमींदारी लेते थे, नीलामी करते थे, और ये अपने एजेंट्स को भेज देते थे, बोले चले जाओ फिर से जमींदारी अपने नाम करवा लेंगे। इस प्रकार से बेनामी परचेसेस कर लिए जाते थे, आगे देखेंगे। When a part of the state was auctioned, देखो कोई क्षेत्र बेनामी, मतलब उसका क्षेत्र जो है उसको ऑक्शन नीलाम कर दिया जा रहा है जमींदार की, तो जमींदार मैन बॉट द प्रॉपर्टी आउट बिडिंग द परचेस। देखो बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे परचेस, मतलब बहुत ज्यादा बिडिंग लगा दे रहा है, बड़ी बोली लगा देता है, कोई उनका खुद का जो सर्वेंट रहता है, उनका एजेंट रहता है, किसका, जमींदार का। मान लो एक जमींदार है, अब ये जमींदार की ये जमींदारी नीलाम हो रही है, तो ये अपने ही एक आदमी को भेज देगा, बोलेगा यहाँ जाओ मेरे लिए बोली लगाओ, ये अपने एक आदमी को भेज देगा, बोले मेरे लिए बोली लगाओ, जमींदारी बिक रही है मेरी। तो ये जमींदारी बिक रही है, तो जमींदार किसके बिहाफ पर आया है, ये व्यक्ति जमींदार के बिहाफ पे, और ये इसकी बड़ी बोली लगाएगा, जमींदारी को अपने नाम पे करा लेगा। अब बात आएगी जब पैसे देने की, तो पैसे देता है, बोलेगा हमको नहीं चाहिए, अंग्रेजों से बोल देगा हमको ये जमींदारी नहीं चाहिए। अंग्रेज लोग परेशान, अब फिर से बोली लगेगी, फिर इसका व्यक्ति जाएगा, फिर से ये लोग बड़ी बोली लगाएंगे, जमींदारी अपने नाम करवाएंगे। जब पैसे देने की बारी आएगी, ये लोग बोलेंगे हमारे पास कोई पैसा नहीं है। अब अंग्रेज लोग इससे परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे यार ये क्या बात हुई, ऑक्शन हम कर रहे हैं और इतनी परेशानी आ रही है। तो वो बाद में थक हार के बोलेंगे कि भाई जो पुराना जमींदार है, ले भाई तू ही ले जमींदारी को और सामान दे हमें जितना रेवेन्यू दे रहा है। तो इस प्रकार से जमींदारों ने अपनी व्यवस्था बनाई रखी, जमींदारों ने अपनी पावर को कंट्रोल करके रखा। बोले इतनी जल्दी हम भी हार नहीं मानेंगे, जोतेदार भी हार नहीं मान रहे। सबसे ज्यादा अल्टीमेटली देखें तो किसको लॉस हो रहा है बाद में, अंग्रेजों को लॉस हो रहा है। जमींदार ने अपनी व्यवस्था कर ली, जोतेदार ने अपनी व्यवस्था कर ली, रैयत ने अपनी व्यवस्था कर ली, सब अपने अपने काम में परेशान हो रहे हैं। कौन? अंग्रेज। सब्सिक्वेंटली दे रिफ्यूज्ड टू पे अप द परचेज मनी सो दैट द स्टेट हैड टू बी रिसोल्ड। जानबूझ तो क्या करते थे, वही हमने देखा कि भाई जो व्यक्ति है इसने पैसे देने के, जो नीलामी में मतलब जो अपने बिडिंग की, उतना पैसा नहीं देता और बाद में बोल देता हमको नहीं चाहिए जमींदारी। वंस अगेन फिर से क्या करता है, इट वॉज बॉट बाय जमींदार एजेंट, जमींदार के एजेंट से खरीद लिया जाता है। वंस अगेन द परचेज मनी वॉज नॉट पेड, और फिर से जो मनी डिसाइड की जाती है उसको फिर से पे नहीं करता है।
एंड वंस अगेन देयर वाज एन ऑक्शन, और फिर ऑक्शन होता है, फिर खरीदने जाते हैं, तो पैसे देने की बारी आती है, वो मना कर देते हैं, ऑक्शन खत्म हो जाता है, फिर वो ऑक्शन करते हैं। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड एंडलेसली, एग्जॉस्टेड द स्टेट एंड द अदर बिडर्स हैड ऑक्शन। एट लास्ट एस्टेट वाज सोल्ड एट अ लोअर प्राइस बैक टू जमींदार, और बाद में जाकर कम दाम पर ही क्या वापस वो जमींदारी किसको दे दी जाती है, कम बिडिंग पर उसी पुराने जमींदार को दे दी जाती है। बोले भाई क्या करें, तुम्हारे इतने सारे लोग तुमने लगा के रखे हैं, बड़ी बड़ी बोली लगाते हैं, हम व्यवस्था करते हैं, और बाद में जाकर पैसे देने की बारी आती है लास्ट में और आप मना कर देते हो। इस चीज से थक हार के परेशान होकर उन्होंने कहा ले भाई तेरी जमींदारी तू ही रख वापस। द जमींदार नेवर पेड द फुल रेवेन्यू डिमांड, द कंपनी रेयरली रिकवर्ड द अनपेड बैलेंसेस दैट हैड पाइल्ड अप। देखो जमींदारी पूरा रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जमींदार अब बोले भाई हमको भी हमारी भी स्थिति खराब हो रही है, और अंग्रेजों के पास भी प्रॉपर रेवेन्यू नहीं आ रहा है। सच ट्रांजेक्शंस हैपेंड ऑन अ ग्रांड स्केल, और बहुत बड़े स्तर पर इस प्रकार की अव्यवस्था फैल रही है। बिटवीन 1793 एंड 1801, 1793 से 1801 तक क्या होता है, 4 बिग जमींदार ऑफ बंगाल, बड़े बड़े 4 जमींदार बंगाल के क्या करते हैं, जिसमें एक वर्धमान के भी रहते हैं जो राजा, मीड बेनामी परचेसेस। अब ये क्या करते हैं, बहुत बड़े स्तर पर बेनामी परचेस कर लेते हैं। बेनामी परचेसेस मतलब भाई जमीन राजा खरीद रहा है, पैसा राजा का है, लेकिन राजा के नाम लेकर किसी और के नाम पर जमीन को खरीदा जा रहा है। मतलब अल्टीमेटली राजा का कंट्रोल रहेगा, पर कोई और व्यक्ति राजा के बिहाफ पर जाकर जमीन को खरीद रहा है, बेनामी, उसको बोला जाता है बेनामी परचेस। तब जो व्यक्ति के रियल में जो उसका मालिक होने वाला है वो ना होकर कोई और व्यक्ति उसकी बिडिंग करता है और चीज को खरीद लेता है, इसको बोला जाता है बेनामी परचेस। दैट कलेक्टिवली यील्डेड एज मच एज 30 लाख, लगभग 30 लाख रुपीस की बेनामी परचेस की जाती है। ऑफ द टोटल सेल्स एट द ऑक्शन ओवर 50% वर फिक्सिशियस, और उसमें भी जितना ऑक्शन होता है ओवरऑल ऑक्शन में लगभग 15% जो होता है फेक होता है ऑक्शन, क्योंकि बेनामी परचेस के द्वारा भाई राजा अपने व्यक्ति को भेजेगा, उसमें बिडिंग करवाएगा, तो इस प्रकार से बेनामी परचेसेस भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। देखो महाराजा मेहताब चंद, व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इम्पोज्ड, तेज चंद बौद्ध राजा वर्धमान जी हुआ करते थे। उसके बाद वर्धमान के राजा बनते हैं तेज चंद, उनकी इमेज। देयर वर अदर वेज इन विच जमींदार सर्कमवेंटेड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो समय के साथ साथ क्या होता है, अब मान लो और कोई जमींदार आ गया बाहर से आकर, उसने जमींदारी हमारी खरीद ली ऑक्शन में, कुछ कुछ असली भी आ जाते थे, स्लेब से ज्यादा भी लगा देंगे अगर बिडिंग, वो लोग जमींदारी खरीद लेंगे। तो इन जमींदारों को भगाने के लिए जो पुराना जमींदार है, मान लो कि ये जमींदार है यहाँ पे, इसकी जमींदारी बिडिंग में चली गई है, किसी और ने खरीदी, दूसरे बड़ी जमींदार ने इसको खरीद लिया। अब इसको जमींदार की इस पर कंट्रोल हो गया, बिडिंग में चली गई, इसकी जमींदारी चली गई नीलामी में। अब ये पुराना जमींदार जो है, पुराना जमींदार आएगा गुस्से में, अब अलग अलग तरीके अपनाएगा, बोले इसको भगाओ यहाँ से, क्योंकि अभी हमारी जमींदारी इसने क्यों ले ली, है ना। तो व्हेन पीपल फ्रॉम आउटसाइड द जमींदार बॉट एन एस्टेट एट एन ऑक्शन, दे कुड नॉट ऑलवेज टेक पोजेशन। भाई उसको खरीद तो लिया, लेकिन उस पर अधिकार नहीं कर पा रहा है भाई जो जमींदार दूसरा आया है, क्योंकि पुराना जमींदार बैठा हुआ है वहां पे, उसकी जमींदारी चली गई, अब वो गुस्से में है, उसकी जमींदारी कैसे ले ली किसी और ने, उसको लेने नहीं दी जाता, उसको परेशान कर दिया जाता है। जैसे हम पंचायत में देखते हैं, एक दूसरा सचिव आ जाता है, उसमें उसको कंट्रोल नहीं करने दिया जाता है, पुराने सचिव को ही वापस लाया जाता है। इस प्रकार से ये जमींदार भी किया करते थे। एट टाइम्स देयर एजेंट्स वुड बी अटैक्ड बाय लठियाल्स, लाठी लेकर लोगों को पहुंचा देता है पुराना जमींदार। जिस प्रकार से हमने उसमें देखा होगा, वो प्रहलाद चा होते हैं, वो मारने पहुंच जाते हैं पुराने सचिव के बिहाफ पे। तो इस प्रकार से ये जमींदार भी क्या करते हैं, लठियाल्स को लेकर पहुंच जाते हैं ऑफ द फॉर्मर जमींदार, पुराने जमींदार के तरफ से। समटाइम्स इवन द रैयत्स रेजिस्टेड द एंट्री ऑफ द आउटसाइडर्स, और कुछ किसान भी हुआ करते थे, बोले हम पुराने जमींदार के लिए लॉयल है भाई, जो पुराने हमारे मतलब जमींदार हुआ करते थे उनके लिए लॉयल है, नए जमींदार आएगा उसको भगा देंगे, हमको नहीं रहने देना इसे। दे फेल्ट बाउंड टू देयर ओन जमींदार थ्रू अ सेंस ऑफ लॉयल्टी, उनके लिए वफादार है भाई पुराने जमींदार के लिए, इसलिए हम नए जमींदार को यहाँ पर नहीं आने देंगे। एंड परसीव्ड हिम एज अ फिगर ऑफ अथॉरिटी एंड देमसेल्व्स एज हिज प्रजा, और वह अपने उनको क्या बोलते थे, भाई हमारे राजा हैं और हम इनके प्रजा हैं। आज भी हम लोग आजाद हो गए, लेकिन आज भी कुछ कुछ क्षेत्रों में जाएं, अगर हम हमारे ग्वालियर वाले क्षेत्र में, जहाँ पर जो सिंधिया फैमिली के लोग वो करते हैं, उनको आज भी राजा बोला जाता है। तो आज भी लोगों के अंदर वही मेंटलिटी बनी हुई है, हम भले इंडिपेंडेंट हो गए, सब अपने अपने, सब आजाद है अपने अपने लिए, तो उस प्रकार से पुराने समय से इनको राजा बोला जा रहा है। इसी राजा के जितने लोग होते थे उनकी प्रजा हुआ करती थी। द सेल ऑफ द जमींदारी डिस्ट्रीब्यूटेड देयर सेंस ऑफ आइडेंटिटी, द सेल ऑफ जमींदारी डिस्ट्रीब्यूटेड देयर सेंस ऑफ आइडेंटिटी देयर प्राइड। भाई देखो उनका, अगर उनकी जमींदारी अगर बांट दी जाती थी, किसी और को दे दी जाती थी, उनका अपमान होता था, इस प्रकार से उनके मतलब गर्व की बात होती थी उनके लिए। द जमींदार देयरफॉर
वर नॉट इजीली डिस्प्लेस्ड, इसलिए जमींदारों को एक आसानी से हटाना बहुत मुश्किल था भाई, जमींदारों को आप इतनी आसानी से नहीं हटा सकते, और उसके लिए भाई जमींदार उस क्षेत्र का उसका सम्मान है, उसकी इज्जत है, और आप उसको जमींदार को हटा दोगे तो इतना तो वो इजीली नहीं होने देगा। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी द डिप्रेशन इन अ प्राइस वाज ओवर। देखो 19th सेंचुरी क्या, बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी डिप्रेशन इन प्राइस वर ओवर, जो प्राइस में डिप्रेशन आ रहा है तो वो समय के साथ साथ धीरे धीरे ओवर होने लगता है, उसमें चेंजेस आने लगते हैं। किस प्रकार से, दस दोज हु हैड सर्वाइव्ड द ट्रबल्स ऑफ द 1790s कंसोलिडेटेड देयर पावर। कुछ लोग ऐसे जमींदार होते हैं 1790s के आते आते के जो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर जाते हैं, जितनी सारी परेशानियां आ रही है रेवेन्यू वगैरह से रिलेटेड, कुछ ऐसे लोग पावरफुल होते हैं बहुत समय तक सर्वाइव कर जाते हैं और वही क्या पावरफुल बन जाते हैं। रूल्स ऑफ द रेवेन्यू पेमेंट वर ऑल्सो मेड समवॉट फ्लेक्सिबल, और रेवेन्यू कलेक्शन के रूल्स भी धीरे धीरे समय के साथ साथ फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। पहले जो रिजिड हुआ करते थे, कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे, भाई रेवेन्यू डिमांड आपने हाई फिक्स कर रखा है, कुछ लॉज बना दिए, जमींदार की पावर चली गई, तो धीरे धीरे इन रूल्स को फ्लेक्सिबल कर दिया जाता है और जमींदार के हित में कर दिया जाता है, ताकि भाई अंग्रेजों को भी फायदा होता रहे, तुमको भी फायदा होता रहे, फ्लेक्सिबल कर दिया जाता है। एज अ रिजल्ट द जमींदार पावर ओवर द विलेज वॉज स्ट्रेंथेंड। अब धीरे धीरे जमींदार की पावर फिर से बनने लगती है, फिर से जमींदार पावरफुल होने लगता है। It was only during the Great Depression of the 1930s that was finally collapsed and the जोतेदार consolidated their power in the countryside। 1930s तक लगभग ग्रेट डिप्रेशन आता है, उस ग्रेट डिप्रेशन होने तक ये जमींदार पावरफुल होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, फिर से वह जब जोतेदार जो होते हैं वह फिर से पावरफुल हो जाते हैं भाई, जमींदारों को पैसा नहीं मिलता है, फिर से डिक्लाइन करने लगते हैं, इनकी पावर चली जाती है और वही जोतेदार फिर से क्या पावरफुल हो जाते हैं। अब देखेंगे द फिफ्थ रिपोर्ट। Many of the changes we are discussing were documented in the detail in a report that was submitted to the British Parliament in 1813। फिफ्थ रिपोर्ट को 1813 में क्या सबमिट किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने। रिपोर्ट के मतलब जो इंडिया में जो जितने भी उनके मतलब अफेयर्स चल रहे हैं, इस प्रकार से इकोनॉमिक अफेयर्स चल रहे हैं, व्यवस्था चल रही है, जो आर्थिक व्यवस्था चल रही है, इनकी सबकी रिपोर्ट बनाकर लंदन या इंग्लैंड भेजी जाती थी। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कौन सी है, फिफ्थ रिपोर्ट। कब दी गई थी, 1813 में। इट वॉज द फिफ्थ रिपोर्ट, it was the fifth of the series of the report on the administration and activities of the East India Company in India। ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या एक्टिविटीज इंडिया में चल रही, इस चीज के ऊपर क्या रहती थी, वह रिपोर्ट रहती थी और यह ब्रिटिशर्स के पास भेजी जाती थी, और पार्लियामेंट में, वहां की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहां पर इसमें डिस्कशन चलाया जाता था। ऑफन रेफर्ड टू एज अ फिफ्थ रिपोर्ट, इसी को क्या बोलते हैं, फिफ्थ रिपोर्ट। इसमें लगभग 1002 पेजेस हुआ करते हैं, ऑफ विच 800 पेजेस वर अपेंडिसाइसेस। 800 पेज में क्या है, अपेंडिसाइसेस हैं। दैट रिप्रोड्यूस्ड पिटिशंस, उनमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है, जमींदारों की पिटिशंस याचिकाएं देखने को मिलती है, और रैयत की याचिकाएं देखने को मिलती है, अलग अलग रिपोर्ट्स देखने को मिलती है कलेक्टर्स के द्वारा बनाई गई, स्टेटिस्टिकल टेबल्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग व्यवस्था किस प्रकार से किसको कितना रेवेन्यू दिया, ये सारी चीजें डिटेल पूरी देखने को मिलती है, रेवेन्यू रिटर्न देखने को मिलते हैं, एंड नोट्स ऑन द रेवेन्यू, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल के बारे में देखने को मिलता है, मद्रास के बारे में देखने को मिलता है, अलग अलग ऑफिशियल्स ने इन सबको जो उसमें लिखा गया है उसके बारे में उसको मेंशन किया जाता है, किसमें, इस फिफ्थ रिपोर्ट में। पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है, पूरी व्यवस्था जो चल रही है इस सबकी क्या बनाई जाती है, व्यवस्था बनाई जाती है। तो आगे क्या होता है, फ्रॉम द टाइम द कंपनी एस्टेब्लिश्ड इट्स रूल इन बंगाल इन मिड 1760s इट्स एक्टिविटीज वर क्लोजली वॉच्ड एंड डिबेटेड इन इंग्लैंड। अब भाई 1760s चल चलते हमने देखा कि भाई 1757 के बाद क्या करते हैं, बैटल ऑफ प्लासी जीत जाते हैं, बैटल ऑफ बक्सर जीत जाते हैं, व्यवस्था चल रही है, जितनी भी नीतियां यहाँ चल रही है, जो जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहे हैं, इन सबकी चर्चा वहां लंदन में हो रही है, बैठे हुए लंदन के पार्लियामेंट में बातचीत चल रही है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने भेजा है, किस काम के लिए भेजा है, क्या क्या काम कर रहे हैं। कुछ लोग सपोर्ट में रहते थे, कुछ लोग इसके विरोध में रहते थे। देयर वर मेनी ग्रुप्स इन ब्रिटेन हु वर अपोज्ड टू द मोनोपोली दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ओवर ट्रेड विद इंडिया एंड चाइना। अब कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों ने एक ग्रुप होता था उसको भेज दिया था। कुछ और लोग भी होते होंगे ब्रिटेन में जो पावरफुल हैं, जिन लोगों को भाई ट्रेड का राइट नहीं दिया, वो लोग नहीं जा सकते थे इंडिया व्यापार करने के लिए। कुछ सिंगल व्यापारी होते हैं, वहां के अंबानी अडानी होते होंगे, लेकिन उन्होंने किसी और को भेज दिया, रतन टाटा को दे दिया भाई वहां का टेंडर। अंबानी अडानी क्या करेंगे, अब ये अंबानी अडानी विरोध करेंगे, बोलेंगे नहीं अब हम भी जाएंगे वहां पर, रतन टाटा को क्यों भेज दिया आपने। इस प्रकार से हुआ करते थे। सो दीज ग्रुप्स वांटेड अ रिवोकेशन ऑफ द रॉयल चार्टर दैट गिव द कंपनी टू दिस मोनोपोली। 1600 में ये मोनोपोली राइट्स लेकर आए थे, रतन टाटा वाली कंपनी जो हम बोल रहे हैं, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मोनोपोली लेकर आए थे। और भी कंपनी होती होगी वहां पर, उन लोगों को नहीं आने दिया। तो इनके मोनोपोली राइट्स को हटाने के लिए ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस चीज को लेकर वाद विवाद होता है। बोले अब और लोगों के लिए भी ये
ट्रेड सिस्टम जो है ओपन कर दिए जाए, इनकी मोनोपोली हटा दी जाए। अब केवल यही ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ ट्रेड नहीं करेगी, कुछ ऐसे बड़े बड़े व्यापारी है यह भी ट्रेड कर सकते हैं इंडिया और चाइना के साथ। इनकी मोनोपोली हमें 1813 के बाद इनकी मोनोपोली खत्म कर दी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब और भी अंग्रेज लोग आएंगे और बड़े बड़े व्यापारी लोग आएंगे, देखते हैं क्या होता है। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स वांटेड अ शेयर इन द इंडिया ट्रेड। देखो कुछ प्राइवेट ट्रेडर्स, बड़े बड़े प्राइवेट व्यापारी हुआ करते थे, इन लोगों ने भी बोला कि हमको भी इंडियन ट्रेड में अब क्या चाहिए, हिस्सा चाहिए। एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द ब्रिटेन वर कीन टू ओपन द इंडियन मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। और वहां के बड़े बड़े जो फैक्ट्री के बड़े बड़े अधिकारी मालिक हुआ करते थे, इन लोगों ने बोला हमारा माल हम कहाँ भेजेंगे, भारत भेजेंगे, हमारे कपड़े भारत भेजेंगे, हमारे यहाँ के इक्विपमेंट भारत भेजेंगे। इन्होंने कहा हमको ही भेजना है, तो भाई मोनोपोली हटा दी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों ने, बोले अब सब करो व्यापार, सबका साथ सबका विकास। Many political groups argued that the conquest of the Bengal was benefiting only the East India Company but not the British nation as whole। अब बहुत से लोगों ने यह भी बात कही, क्या बात कही कि भाई ये केवल जो अंग्रेज लोगों को हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया जो भेजा है, उससे केवल कंपनी के ऑफिशियल्स को फायदा हो रहा है, ना कि लंदन के जो सरकार को फायदा हो रहा है, ब्रिटेन को फायदा हो रहा है। आपने बोला कि ये ब्रिटेन हमारे बिहाफ पर जाकर यहाँ व्यापार कर रहे हैं, हमको तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा जो कंपनी के ऑफिशियल से ये धनी हो रहा है, इनके पास बहुत पैसा आ रहा है, ये करोड़पति हो रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए इसके खिलाफ अब क्या बहुत से लोग आवाज उठाने लगते हैं लंदन में, उन्हीं के लोग उन्हीं के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी मिसरूल एंड मल एडमिनिस्ट्रेशन वाज हॉटली डिबेटेड इन ब्रिटेन। भाई बहुत मजा आ रहा है वहां पर, इनके लोगों के खिलाफ बिल्कुल बातचीत चल रही है, डिबेट चल रहा है लंदन में। बोले ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाओ, इनकी व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है, बहुत करप्ट हो चुके हैं, ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, कंपनी के ऑफिशियल पैसे वाले हो रहे हैं, भारत ब्रिटेन सरकार के पास कोई पैसा नहीं आ रहा है। डिबेटेड इन ब्रिटेन एंड इंसिडेंट्स ऑफ द ग्रीड एंड करप्शन ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स वर वाइडली पब्लिश्ड इन द प्रेस। और वहां के न्यूज़पेपर में छापी जा रही सारी बात कि भाई ये लोग वहां पे लोगों का शोषण कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसा हमारे पास लंदन में नहीं आ रहा है। वहीं की कंपनी के ऑफिसर्स क्या हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं, करप्ट हो चुके हैं। न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी लाइन छापी जा रही हैं। बाद में हम देखेंगे कि बहुत से कुछ गवर्नर जनरल के बारे में, आई थिंक मुझे आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, तो उनमें से कोई एक कंपनी का गवर्नर जनरल होता है, उसको वहां पे जाके उसके खिलाफ केस चलाया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है करप्शन के चलते। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ सीरीज ऑफ एक्ट्स इन द लेट 18th सेंचुरी टू रेगुलेट एंड कंट्रोल कंपनीज रूल इन इंडिया। अलग अलग एक्ट पास करती है ब्रिटिश सरकार, हमने देखा 1813 चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट पास किया जाता है इनके द्वारा, 1813 का 1833 का एक्ट पास किया जाता है, 1853 का एक्ट पास किया जाता है। बाद में हम देखते हैं कि फिर हमारा विद्रोह हो जाता है, 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद फिर बहुत से एक्ट आते हैं, 1935 आजाद होने तक लास्ट तक फिर एक्ट बनाए जाते हैं, एक्ट पास किए जाते हैं, नए नए नियम लागू किए जाते हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इफ फोर्स द कंपनी टू प्रोड्यूस रेगुलर रिपोर्ट्स on the administration of the India and appointed committee to inquire into the affairs of the company। इसी के चलते अब इतनी सब व्यवस्था फैल रही है, इन लोगों ने बहुत से लोग इस पर सवाल जवाब कर रहे हैं, इसीलिए कंपनी को ऑफिशियल से बोल दिया भाई अब आप रिपोर्ट भेजोगे हमें प्रॉपर, कितना रेवेन्यू आ रहा है, कहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन सी समस्या हो रही है, हर चीज पर हमें क्या भेजोगे, रिपोर्ट। इसी के चलते कमेटी बनाई जाती है इनके द्वारा। द फिफ्थ रिपोर्ट वाज वन सच रिपोर्ट प्रोड्यूस्ड बाय सेलेक्ट कमेटी। एक कमेटी बनाई जाती है क्या, सेलेक्ट कमेटी, और यही सेलेक्ट कमेटी के द्वारा ये बनाई जाती है कौन सी रिपोर्ट, इसी फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिफ्थ रिपोर्ट सेलेक्ट कमेटी के द्वारा बनाई जाती है, जो इस क्षेत्र में चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूरे बताता है, किसको, अंग्रेजों को। ये अंग्रेज कौन, जो लंदन में बैठे हुए हैं, और कौन से अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज लोग ये रिपोर्ट को बनाकर वहां भेजते हैं। इट बिकेम द बेसिस ऑफ द इंटेंस पार्लियामेंट्री डिबेट ऑन द नेचर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। भाई कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में है किस प्रकार से रूल कर रही है, लोग परेशान है नहीं है, किस प्रकार से इकोनॉमी चला रही है, कितना पैसा कमा रहा है, इन सब चीज को कहाँ रिपोर्ट करना है आपको, लंदन में। तो यह रिपोर्ट बनाकर वहां भेजी जाती है। ये देखो हमको अंदुल राज पैलेस देखने को मिलता है इस प्रकार से। सत्यजीत रे ने यहाँ पर फिल्म रिकॉर्ड की थी, उनकी कोई मूवी आई थी, उसको बनाया गया था इस पैलेस का यूज करके। बहुत पुराना पैलेस है, इतने प्राचीन समय का, जो आज भी वहां पर है। अब आगे देखते हैं। फॉर ओवर अ सेंचुरी एंड हाफ The fifth report has shaped our conception what happened in rural Bengal in the late 18th century। इस रिपोर्ट के चलते हमें क्या पता लगता है कि लेट 18th सेंचुरी में, मतलब समथिंग 1790 के चलते क्या क्या व्यवस्थाएं हो रही थी, क्या क्या समस्याएं हो रही थी, किस प्रकार से रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था, बहुत सारी चीज हमको इस रिपोर्ट में देखने को मिलती है। द एविडेंसेस कंटेंट इन द फिफ्थ रिपोर्ट इज इनवैल्यूएबल। उसमें बहुत सारे एविडेंस दिए गए हैं, वो क्या है, इनवैल्यूएबल है। बट ऑफिशियल रिपोर्ट लाइक दिस टू हैव बीन रीड केयरफुली।
और जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स को फिर भी हमको एक तरह से डीपली पढ़ना चाहिए, केयरफुली, व्यवस्था पूरी क्या बोलते हैं, केयरफुली उन्हें पढ़ना चाहिए। वी नीड टू नो हु रोड द रिपोर्ट्स, ये हमें जानना चाहिए कि रिपोर्ट किसने लिखी है। भाई हम रिपोर्ट कौन में जो लिखी है सारी बातें हम सत्य कैसे मान लें, हमको पता है ना रिपोर्ट तो अंग्रेजों ने लिखी है, तो उनके फायदे के लिए लिखी होगी ना, इसीलिए हमको जानना चाहिए रिपोर्ट किसने लिखी है और किसके लिए लिखी है और किसको लिखी है। इनफैक्ट रिसेंट रिसर्चर्स शो दैट द आर्ग्यूमेंट्स एंड द एविडेंसेस ऑफर्ड बाय द ब्रिटिश रिपोर्ट्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनक्रिटिकली। हमें पूरी तरीके से इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए, पर यूं ही नहीं कि इनको रिपोर्ट्स को मान लें, इनके द्वारा एविडेंस दिए गए हैं, इनको हम मतलब बिना सोचे समझे बिना जाने इनको एक्सेप्ट कर लें। तो हमको इनको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद हमारी प्रतिक्रिया देंगे। इतिहासकारों उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ा, समझा, उनके एविडेंस देखे, उसके ही बाद फिर उन्होंने इतिहास को लिखा। Researchers have carefully examined the archives of the various Bengal zamindars and the local records of the district to write about the history of the colonial rule in rural Bengal. इतिहासकारों को अगर बंगाल के इतिहास जब लिखना था, उन्हें प्रॉपरली इनको एग्जामाइन किया, प्रॉपर तरीके से देखा, एविडेंसेस देखे, उसके बाद ही वो अपने निष्कर्ष पर पहुंचे और फिर इतिहास को उन्होंने लिखा। ऐसे ही इतिहास नहीं लिखा जाता कि भाई अपने मन से कुछ भी दे दिया और लिख दिया। एविडेंस भी चाहिए हमको, उसके विषय में बिल्कुल पुख्ता सबूत चाहिए, फिर ही हम इतिहास को लिखेंगे। They indicated that intent on criticizing the maladministration of the company. The fifth report exaggerated the collapse of the traditional जमींदारी power. देखो उसमें हम देखते हैं कि जमींदार लोग के अव्यवस्था फैल रहा है, कुशासन हो रहा है, वहां पे मल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, कुशासन, भाई प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पा रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। इन सब चीज के बिहाफ पर रिपोर्ट भेजी गई थी, उसमें रिपोर्ट में लिखा गया था धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या हो रहा है, जमींदारी इतनी ज्यादा जमींदारी कोलैप्स कर रही है, वो लोग भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। ये सब बातों को लेकर कहाँ भेजा गया, फिफ्थ रिपोर्ट में लंदन भेजा गया, पर इनको भी बहुत ज्यादा एग्जेजरेट कर दिया गया था, बड़ा चढ़ाकर दे दिया गया था। एज ऑल्सो ओवर एस्टिमेटेड द स्केल ऑन विच जमींदार्स वर लूजिंग देयर लैंड। बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, बहुत बड़े स्तर बोल रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पर जमींदारी छीन ली गई थी, जमींदार लोग अव्यवस्था फैला रहे हैं, इस प्रकार की चीज लिखकर रिपोर्ट में भेजी गई। As we have seen, even when zamindars were auctioned, zamindars were not always displeased given the indigenous method they used to retain their zamindari. हमने देखा भी और जमींदार इतनी आसानी से अपनी जमींदारी नहीं छोड़ रहे हैं, और आप कह रहे हो कि जमींदारी खाली हो गई थी इतनी ज्यादा, तो इसके बिहाफ पे हम ये तो नहीं कह सकते कि कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट एक तरह से पूरी तरीके से सत्यता नहीं बता रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने लिखी है, अपने फायदे के लिए बोलेंगे। अभी उनसे लंदन में पूछा जा रहा है कि भाई आप किस प्रकार से व्यवस्था चला रहे हो, तो वो बोल देंगे हमारी क्या गलती, जमींदार हमको जमींदारी नहीं दे रहे हैं, इतनी सही जमींदारी खराब हो गई, जमींदार लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, सही से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। और वही हमने देखा कि जमींदारों को उनकी जमींदारी हटा भी नहीं पा रहे हैं, जमींदार भी पावरफुल है, इतनी आसानी से नहीं हट रहे अपनी जमींदारी से। तो इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है किसमें, फिफ्थ रिपोर्ट में। ये हमारी फिफ्थ रिपोर्ट हमने देखी, रेफरिंग टू द कंडीशन ऑफ जमींदार के बारे में इस रिपोर्ट में दिया जाता है, किस प्रकार से जमींदार का हिसाब किताब किस प्रकार से हुआ करता था, कौन कौन सी जमींदार ने कितनी दी, इन सब की डिटेल इसमें दी जाती थी, कितना असेसमेंट किससे किया जा रहा है। इस प्रकार से क्या थी हमारी फिफ्थ रिपोर्ट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर टॉपिक। तो हमने देखा कि किस प्रकार जमींदारी सिस्टम ने बंगाल की रूरल इकोनॉमी और रेवेन्यू स्ट्रक्चर को किस प्रकार से डीपली इफेक्ट किया। सो थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।